हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। इस लेसन में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 3 है साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स सीरीज़ का एंड ये इमेंसली बेनिफिशियल होगा यूपीएससी एस्पिरेंट्स 2017 प्रीलिम्स के लिए। मेरा नाम भूमिका सैनी है, मैंने इंजीनियरिंग NIT जयपुर से करी है। स्टडी IQ ने काफ़ी सारे एग्जामिनेशन के लिए पेन ड्राइव कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जैसे कि SSC एग्जामिनेशन, बैंक्स एग्जामिनेशन, अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन एंड यूपीएससी की पेन ड्राइव बहुत ही जल्दी 1 जून 2017 में लॉन्च की जाएगी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स हमने काफ़ी सारे सेक्शंस में बाइफरकेट किए हैं। पार्ट 1 में हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करे थे। पार्ट 2 में हमने स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करे थे। पार्ट 3 में हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे एंड पार्ट 4 में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड मिसलेनियस सेक्शंस को सेपरेटली डील किया जाएगा। तो आइए हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। पहले हम हेल्थ से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो हेल्थ से रिलेटेड जो भी सारी वैक्सीन से रिलेटेड चीज़ें न्यूज़ में थी, कोई नई वैक्सीन इंडिया ने लॉन्च की है या वर्ल्ड में कोई नई वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं, उसको हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं। तो वैक्सीन में सबसे पहले बात आती है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की। ये इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर ये सारी डिजीज़ की प्रोटेक्शन की जाती है। डिजीज़ प्रोटेक्टेड बाय वैक्सीनेशन अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो इसमें डिप्थीरिया, पर्टुसिस, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, टेटनस, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, इसको कॉमनली ब्रेन फीवर भी कहा जाता है, मेनिंजाइटिस एंड न्यूमोनिया, ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B से होता है। तो इनके अगेंस्ट जो वैक्सीन्स है उनका नाम है, जैसे BCG है बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन, DPT है डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस के लिए, OPV है ओरल पोलियो वैक्सीन, ये पोलियो के लिए है, मीजल वैक्सीन मीजल्स के लिए, हेपेटाइटिस B वैक्सीन है, टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन है टेटनस के लिए, जापानीज एन्सेफेलाइट वैक्सीन है जो कि सिलेक्टेड हाई डिजीज़ बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स में ही दी जाती है। ये जनरली ईस्टर्न इंडिया में होती है, जैसे कि ओडिशा और सराउंडिंग एरियाज़ में। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा B, इसमें ये पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है। इसमें डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस एंड हेपेटाइटिस B, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा B, ये सारे वैक्सीन्स कवर होती है। अब ये चीज़ न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स ने काफ़ी सारी वैक्सीन्स अभी नहीं लॉन्च की है। तो इसमें एक नई वैक्सीन आती है मीज़ल रुबेला वैक्सीन। ये मीज़ल रुबेला वैक्सीन जो एक मोनोवेलेंट वैक्सीन थी पहले मीज़ल्स, इसको रिप्लेस करेगी। तो अभी रिसेंटली फरवरी 2017 में मीज़ल रुबेला वैक्सीन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर लॉन्च की गई है। अब इसमें एक और एक वैक्सीन है जो नई लॉन्च की गई है, वो है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट। ये न्यूमोकोकल निमोनिया के प्रोटेक्शन के लिए ये एक वैक्सीन है जो लॉन्च की गई है। ये मार्च 2017 में लॉन्च की गई थी एंड इसमें कहा जा रहा है कि UIP बास्केट जो आप ये देख रहे हैं, जो UIP बास्केट है, इसमें जो पहले मीज़ल्स पहले थी, अब इसकी जगह मीज़ल्स रुबेला वैक्सीन है जो इंट्रोड्यूस की गई है। और मीज़ल रुबेला वैक्सीन के इंट्रोड्यूस करते ही जो पहले प्रेजेंट मोनोवेलेंट वैक्सीन थी मीज़ल के लिए, उसको डिसकंटिन्यू किया जाएगा। तो अब मीज़ल्स की जगह एक MR वैक्सीन है जो कि मीज़ल रुबेला वैक्सीन है, जो मीज़ल्स और रुबेला दोनों के प्रोटेक्शन के लिए एक कंबाइंड वैक्सीन है, उसको UIP बास्केट में लाया जाएगा और मीज़ल मोनोवेलेंट वैक्सीन को डिसकंटिन्यू किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में जनरली ये चीज़ पूछ सकते हैं कि कौन सी नई वैक्सीन UIP बास्केट में इंट्रोड्यूस की गई है या कौन सी एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स UIP बास्केट में ऑलरेडी है। तो ये एक नेशनल वैक्सीन शेड्यूल है। इसमें देख लेते हैं कि कौन सी वैक्सीन किस डिजीज़ के प्रोटेक्शन के लिए होती है, उनकी कितनी नंबर ऑफ़ डोजेज़ होती है और वो उनको कितने मंथ्स पे देना होता है। तो जैसे कि बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन, ये ट्यूबरक्लोसिस के प्रोटेक्शन के लिए, इसमें एक डोज चाहिए होती है एंड वैक्सीनेशन शेड्यूल है, इसको बर्थ पे दिया जाता है अप टू 1 ईयर, अगर उससे पहले नहीं दिया हो तो। ओरल पोलियो वैक्सीन है, ये पोलियो से प्रोटेक्शन के लिए, इसमें 5 डोजेज़ दी जाती है। एक बर्थ डोज फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, फिर प्राइमरी 3 डोजेज़ दी जाती है 6 वीक पर, 10th वीक पर और 14th वीक पर, और एक बूस्टर डोज दी जाती है 16 से 24 मंथ्स की एज में। और ध्यान रखिएगा ये ओरली दी जाती है। ये ओरल पोलियो वैक्सीन है, ये ओरली ड्रॉप्स
बच्चों को दी जाती है। उसके बाद एक हेपेटाइटिस बी, ये प्रोटेक्शन हेपेटाइटिस बी से ये प्रोटेक्ट करती है वैक्सीन। इसमें 4 डोजेज़ दी जाती हैं। एक तो बर्थ डोज जो कि विदिन 24 आवर्स ऑफ बर्थ दी जाती है, और फिर उसके अलावा इसमें प्राइमरी 3 डोजेज़ होती है जो 6th वीक, 10th वीक एंड 14th वीक पे डिलीवर होती है। उसके बाद डीपीटी है, ये डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टेटनस, इन 3 डिजीज़ के प्रोटेक्शन के लिए है। नंबर ऑफ डोजेज़ इसमें 5 है। 3 डोजेज़ पहले तो 6th, 10th और 14th वीक पे दी जाती है। फिर 2 बूस्टर डोज दी जाती है 16 to 24 मंथ्स पर और 5 to 6 ईयर्स ऑफ एज पर। फिर मीज़ल्स वैक्सीन है जो कि मीज़ल्स के प्रोटेक्शन के लिए दी जाती है। ध्यान रखिएगा इसमें 2 डोजेज़ होती हैं, जिसमें कि एक है 9 to 12 मंथ्स ऑफ एज और दूसरी डोज है 16 to 24 मंथ्स ऑफ एज। फिर उसके बाद टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन है, ये एक लिक्विड वैक्सीन है, ये टेटनस के प्रोटेक्शन के लिए दी जाती है। इसमें 2 नंबर ऑफ डोजेज़ होती हैं, एक 10 ईयर्स और 16 ईयर्स ऑफ एज। बट ये ध्यान रखिएगा प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इसमें 2 डोजेज़ दी जाती है, 1 डोज अगर वो वुमेन प्रीवियसली वैक्सीनेटेड है विदिन 3 ईयर्स। इसके बाद जापानीज़ एंसेफेलाइटिस है, इसको ब्रेन फीवर भी कहा जाता है जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और ये सेलेक्टेड हाई डिजीज़ बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स में ही दी जाती है, स्पेशली ईस्टर्न इंडिया में। इसकी 2 डोजेज़ दी जाती है। इसके बाद 2 डोजेज़ जो हैं वो 9 to 12 मंथ्स ऑफ एज और दूसरी डोज जो है वो 16 to 24 मंथ्स ऑफ एज में दी जाती है। इसके बाद जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी है, इसमें पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जाती है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, डीपीटी प्लस हेपेटाइटिस बी, ये सारी इसमें डिजीज़ कवर्ड है। मेनली इसको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, निमोनिया एंड HIV मेनिंजाइटिस को प्रोटेक्ट करने के लिए है। एंड इसमें 3 नंबर ऑफ डोजेज़ है जो कि 6th वीक, 10th वीक एंड 14th वीक ऑफ एज में दी जाती है। तो ये पूरा नेशनल वैक्सीनेशन शेड्यूल है। ये ध्यान रखिएगा कि कौन सी वैक्सीन किस चीज़ के प्रोटेक्शन के लिए है एंड उसकी कितनी नंबर ऑफ डोजेज़ में किस टाइम में वो दी जाती है। सपोज़ अगर 1 डोज़ है तो वो बर्थ पे दी जाती है, अगर 2 डोज़ है तो वो कौन कौन से मंथ्स में या वीक्स में दी जाती है। अब एक बार जो भी हमने वैक्सीन्स डिस्कस करी है उनमें से जो भी चीज़ें न्यूज़ में थी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं पोलियो। अब जो प्रीलिम्स के लिए इसमें चीज़ इंपॉर्टेंट है वो एक तो ये है कि वो वायरल डिजीज़ रहती है या बैक्टीरियल डिजीज़ रहती है या जनरली उसका सोर्स क्या है। फिर अगर वो किसी मॉस्किटो से स्प्रेड होती है तो वो मॉस्किटो का नाम वो रेलेवेंट है। फिर उसके बाद उसका उससे रिलेटेड जो भी अभी न्यूज़ में था, जैसे सपोज़ पोलियो का अगर हम देखें तो पोलियो की एग्जिस्टिंग जो वैक्सीन है वो थी OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। अभी 2016 में हमने IPV, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी इंट्रोड्यूस की है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब पोलियो जो है जो डिज़ीज़ वो वायरल डिज़ीज़ है, ये मेनली यंग चिल्ड्रन को अफेक्ट करती है। इससे होता क्या है, ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है और ये पैरालिसिस कर सकती है। तो इससे जनरली पैरालिसिस हो जाता है क्योंकि नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट करती है। ये ट्रांसमिट कैसे होती है, ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होती है। कैसे? फीकल ओरल रूट से, या फिर एक कॉमन व्हीकल हो जैसे कि कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड। और ये जो कंटामिनेशन है ये मल्टीप्लाई हो जाता है, वायरस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है इंटेस्टाइन में और उसके बाद नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली इफेक्ट करता है एंड फिर उससे पैरालिसिस हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा जनरली यंग चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है। जो न्यूज़ में था वो था इंजेक्टेबल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले तो ये इनएक्टिवेटेड है। इसका मतलब ये है कि IPV के अंदर हम एक वाइल्ड टाइप पोलियो वायरस स्ट्रेन यूज़ करते हैं जो कि इनएक्टिवेटेड हो। इनएक्टिवेटेड का मतलब जो कि किल्ड हो, इसको फॉर्मलिन से मारा जाता है। एज एन इंजेक्टेबल वैक्सीन इसको इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्टेबल इन द सेंस कि इसको इंजेक्शन के थ्रू डिलीवर किया जाता है। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है उसमें ड्रॉप्स दी जाती है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन में इंजेक्शन के थ्रू उसको डिलीवर किया जाता है। इस वैक्सीन को अलग से अकेले भी एडमिनिस्टर किया जा सकता है या फिर इसको कुछ और वैक्सीन के साथ कॉम्बिनेशन में भी डिलीवर किया जा सकता है। ये वैक्सीन जो है ये ऑल 3 टाइप्स ऑफ पोलियो वायरस से इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो इससे प्रोटेक्शन होगी अगेंस्ट पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस। तो पैरालिसिस उससे फिर नहीं होगा क्योंकि ऑल 3 टाइप्स ऑफ पोलियो वायरस से प्रोटेक्शन दे रही है। फिर स्टडीज़ ने कंफर्म किया है कि 2 फ्रैक्शनल डोजेज़, 1 फ्रैक्शनल डोज इज़ 1/5 ऑफ फुल डोज। तो 2 फ्रैक्शनल डोजेज़ अगर उनको 2 बार दिया जाए इन्फेंट्स को, पहली 6 वीक्स में एंड सेकेंड 14 वीक के एज पे,
तो ये सेम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी अगेंस्ट ऑल पोलियो वायरस एज 1 फुल डोज ऑफ IPV। तो हमने जो इंट्रोड्यूस किया है वो 2 फ्रैक्शनल डोज इंट्रोड्यूस किए। एक फ्रैक्शनल डोज का मतलब है 1/5 ऑफ फुल डोज। तो इंडिया फर्स्ट कंट्री बनी है वर्ल्ड में जिसने ये फ्रैक्शनल डोज ऑफ IPV इंट्रोड्यूस किया है, और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ये 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आपको IPV और OPV इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंस जो है, पहली बात तो जो हमने देखा कि 2 तरह की वैक्सीन हो सकती है, ओरल और इंजेक्टेबल। ओरल मतलब कि उसमें ड्रॉप्स डाली जाती है डायरेक्टली माउथ में, और इंजेक्टेबल मतलब उसमें इंजेक्शन दिया जाता है। अब डिफरेंस इसमें इसके अलावा एक ये भी है कि IPV में लाइव किल्ड वायरस होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें लाइव वायरस दोनों में होता है, बट किल्ड वायरस होता है IPV में, और OPV में वीकेंड वायरस होता है। तो OPV से एक प्रॉब्लम होती है कि उससे वैक्सीन डिराइव पोलियो हो सकता है। वैक्सीन डिराइव पोलियो होने के चांसेस OPV में ज़्यादा है, क्योंकि उसमें एक वीकेंड पोलियो वायरस होता है। बट IPV में वैक्सीन डिराइव पोलियो नहीं होगा, क्योंकि उसमें किल्ड वायरस है। तो इसलिए IPV जिसमें कि किल्ड पोलियो वायरस है, उससे वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी फ्रॉम ऑल 3 स्ट्रेन्स ऑफ पोलियो, प्लस उससे वैक्सीन डिराइव पोलियो नहीं होगा। तो ये ज़्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है एज़ कम्पेयर टू OPV। तो ये मेन इसमें डिफरेंस है OPV एंड IPV। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स 2017 के लिए। पोलियो के बाद आइए दूसरे वैक्सीन के बारे में देखते हैं। ये एक नीड फॉर एन HPV वैक्सीन। अब ये एक डिबेट थी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन जो है, इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमने फर्स्ट स्लाइड में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कौन कौन सी वैक्सीन्स है वो हमने पूरी डिटेल में डिस्कस की है। अब बात ये हो रही है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन को इंक्लूड करे या नहीं करे। तो ये वैक्सीन जो है ये प्रोटेक्शन ऑफर करती है अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब ये जो वायरस है ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। इस वायरस से एक्चुअली सर्विकल कैंसर भी होने के चांसेस होते हैं। तो ये जो वैक्सीन है, जो HPV वैक्सीन है, ये सर्विकल कैंसर भी होने से प्रिवेंट कर सकती है, और इसको फर्स्ट इंटरकोर्स से पहले एडमिनिस्टर करना होता है। एंड WHO ने रिकमेंड किया है कि इसके 2 डोजेस देने चाहिए वैक्सीन के, प्रेफरेबली 9 से 13 साल की एज में। नेक्स्ट है मीज़ल्स, जो हमने देखा कि मीज़ल्स न्यूज़ में था क्योंकि मीज़ल्स रुबेला वैक्सीन हमने एक इंट्रोड्यूस की है। दूसरा मीज़ल्स इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि ब्राज़ील जो है वो अब फ्री ऑफ मीज़ल्स है, क्योंकि कोई भी केस नहीं रजिस्टर हुआ है ब्राज़ील में 2015 से। तो मीज़ल्स है क्या? मीज़ल एक हाईली कंटेजियस एयरबॉर्न डिजीज़ है। ध्यान रखिएगा, ये एक कंटेजियस डिजीज़ है, ये एक एयरबॉर्न डिजीज़ है, और ये ओरली ट्रांसमिट होती है म्यूकस या सलाइवा के थ्रू। ये किसको अफेक्ट करती है? जैसे कि हमने देखा पोलियो भी मेनली यंग चिल्ड्रन को अफेक्ट करती है, मीज़ल्स भी इस तरह से चिल्ड्रन को ज़्यादा इफेक्ट करती है, और ये रैपिडली स्प्रेड हो सकती है एयर के थ्रू, क्योंकि ये एयरबॉर्न डिजीज़ है। जैसे कि स्नीजिंग, कफिंग, तो ये म्यूकस और सलाइवा के थ्रू बहुत ही ईजिली ओरली स्प्रेड होती है। इसके बाद जो हमने न्यूज़ में देखा था कि मीज़ल्स न्यूज़ में इससे था क्योंकि मीज़ल रुबेला वैक्सीन अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर इंक्लूड किया है। तो ये कैंपेन है एक MR कैंपेन, जिसको कि मीज़ल रुबेला कैंपेन बोलते हैं। ये अगेंस्ट दी टू डिजीज़, ये 5 स्टेट्स में स्टार्ट हुआ है, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, गोवा एंड लक्षद्वीप। अब इस कैंपेन के बाद मीज़ल रुबेला वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग मीज़ल वैक्सीन। जो मैंने कहा था कि मोनोवेलेंट वैक्सीन है मीज़ल की, वो एट प्रेजेंट UIP में वो पहले थी, उसको रिप्लेस करके मीज़ल रुबेला कंबाइंड वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया है। वो जो पहले जो वैक्सीन थी उसकी 2 डोजेस दी जाती थी, एक 9 to 12 मंथ्स पर, एक 16 to 24 मंथ्स ऑफ एज पर। तो जैसा कि हमने देखा मीज़ल एक डेडली डिजीज़ है, ये एयरबॉर्न डिजीज़ है, ये हाईली कंटेजियस है, और ये कफिंग एंड स्नीजिंग ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन से स्प्रेड होती है। मीज़ल्स जो है वो एक प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये चाइल्ड को वल्नरेबल बना देती है और लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन से। जैसे कि जो मीज़ल से अफेक्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि वो निमोनिया से अफेक्ट हो सकते हैं, डायरिया से अफेक्ट हो सकते हैं, ब्रेन इन्फेक्शन उनको हो सकता है। अगर हम एक फिगर देखें तो 2015 में मीज़ल्स से लगभग 1,34,200 चिल्ड्रन जो है वो अफेक्ट हुए थे, एंड दे वर मोस्टली अंडर 5 चिल्ड्रन। इंडिया में अगर देखा जाए तो लगभग 49,200 चिल्ड्रन इससे मीज़ल से अफेक्ट हुए थे।
रुबेला जो है, रुबेला एक जनरली एक माइल्ड इन्फेक्शन है, बट प्रॉब्लम जब हो जाती है, इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अगर ये इन्फेक्शन प्रेग्नेंट वुमेन में हो। और प्रेग्नेंट वुमेन में इन्फेक्शन होने से इसमें कॉन्जेनाइटल रुबेला सिंड्रोम हो जाता है। इस कॉन्जेनाइटल रुबेला सिंड्रोम से होता क्या है, इससे कुछ कॉन्जेनाइटल अनॉमलीज होती है जो फीटस और न्यूबॉर्न्स में होती है, क्योंकि ये प्रेग्नेंट वुमेन में बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं। इससे CRS हो जाता है जो कि कॉन्जेनाइटल रुबेला सिंड्रोम है। इससे फीटस और न्यूबॉर्न्स में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उनकी आइज़ प्लस उनके ईयर्स डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, जैसे कि उनको ग्लाउकोमा हो सकता है, उनको कैटरैक्ट हो सकता है, या फिर एज फार एज ईयर्स आर कंसर्न उनको हियरिंग लॉस हो सकता है। तो ये है रुबेला वैक्सीन, ये है मीज़ल्स। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है इस साल, क्योंकि इसी साल यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इन दोनों को इंट्रोड्यूस किया है एज MR वैक्सीन। उसके बाद एक चीज़ और न्यूज़ में थी, मेड इन इंडिया लेप्रेसी वैक्सीन। तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक लेप्रेसी वैक्सीन है जो इंडिया में डेवलप की गई है। ये इसको पायलट बेसिस पे बिहार एंड गुजरात में लॉन्च किया गया है। वैक्सीन का नाम है माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्रेनी। ये इसको डेवलप की है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ने। वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया जाएगा एज अ प्रिवेंटिव मेजर। इसको एक तरह से लेप्रेसी को प्रिवेंट करने के लिए इन दोज पीपल जो ऑलरेडी लेप्रेसी पेशेंट्स हैं, उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो उनके अंदर लेप्रेसी नहीं हो, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एक मेड इन इंडिया लेप्रेसी वैक्सीन है जो कि पायलट बेसिस पे बिहार और गुजरात में लॉन्च की गई है। आइए अब देख लेते हैं लेप्रेसी जो डिजीज़ है वो कैसे होती है। ध्यान रखिएगा, लेप्रेसी जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, वो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से होती है। ये अफेक्ट करती है लगभग 1,27,000 पीपल इन इंडिया एवरी ईयर। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट फिगर है। लगभग 60% ऑफ वर्ल्ड्स लेप्रेसी पेशेंट दे लिव इन इंडिया। तो इतना ज़्यादा सीवियर है लेप्रेसी का प्रॉब्लम इंडिया में, इसलिए हमने एक मेड इन इंडिया लेप्रेसी वैक्सीन बनाई है। इसके लेप्रेसी के इरेडिकेशन के लिए एक नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 1983 में। इंडिया ने अचीव किया था गोल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ लेप्रेसी एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन 2005। बट अभी भी अगर देखें तो कुछ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ में पूरी तरह से एलिमिनेशन नहीं हुआ है, जैसे कि छत्तीसगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, उसमें अभी भी पूरी तरह से एलिमिनेशन नहीं हुआ है। एंड इनफैक्ट ये फिगर भी प्रोमिनेंट है कि वर्ल्ड के लगभग 60% जो वर्ल्ड लेप्रेसी पेशेंट्स हैं वो इंडिया में रहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये वैक्सीन है जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है, जो इंडिया ने लेप्रेसी को इरेडिकेट करने के लिए बनाई है। ये एक तरह से प्रिवेंटिव मेजर है, जो लेप्रेसी पेशेंट्स के क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं उनको लेप्रेसी नहीं हो, उसके लिए ये एक वैक्सीन बनाई गई है। फिर ये एक चीज़ न्यूज़ में थी कि इंडियाज़ नेशनल वैक्सीन रेगुलेटरी अथॉरिटी, अभी WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने रिसेंटली डिक्लेयर किया है इंडियन नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी कि वो फंक्शनल है, और उसको अवार्ड किया है हाईएस्ट रेटिंग 4। इसका मतलब है कि 100% कंप्लायंस विद WHO बेंचमार्किंग, गुड रिजल्ट विद सस्टेन्ड इम्प्रूवमेंट। तो WHO ने जो बेंचमार्क सेट किए हैं, तो इंडियन नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो उससे 100% कंप्लाई करती है, और इसी के लिए उसको हाईएस्ट रेटिंग 4 दी गई है। NRA क्या होता है? एज स्पेसिफाइड बाय WHO, NRA वो नेशनल रेगुलेटरी एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं क्वालिटी एंड सेफ्टी इन वैक्सीन प्रोडक्शन, वो वैक्सीन प्रोडक्शन चाहे एक्सपोर्ट के लिए हो चाहे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो, तो वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उनसे कंप्लाई करती हैं ये नेशनल रेगुलेटरी एजेंसीज। इट कंप्राइज ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया एंड एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये NRA के अंडर आती है। इसके बाद इबोला वैक्सीन, ये चीज़ न्यूज़ में थी। इबोला एंड जीका वायरस, ये पिछले 1-2 साल से जनरली न्यूज़ में है। तो दोनों ही वायरल डिजीज़ हैं, इबोला वायरस एंड जीका वायरस। पहले हम इबोला वायरस देख लेते हैं, इसके बाद हम जीका वायरस देखेंगे। तो एक न्यू इबोला वैक्सीन अभी डेवलप हुई है जिसने कि 100% प्रोटेक्शन रिजल्ट्स दिखाए हैं। इसका ट्रायल हुआ था गिनी में। गिनी एक कंट्री है अफ्रीका में। तो वैक्सीन जो है इसका नाम है RVSV-ZEBOV। इसको डेवलप किया गया था पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ कनाडा एंड US आर्मी। तो इसके सक्सेसफुल ट्रायल्स हुए हैं। ये बड़ी बात है क्योंकि इबोला सिग्निफिकेंट लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा था, स्पेशली अफ्रीका में। एंड
इसके अभी सक्सेसफुल क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं। तो इबोला ट्रायल ये जो वैक्सीन के हुए हैं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्लस गिनी हेल्थ मिनिस्ट्री एंड नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, इनके अंडर ये प्रॉपर ट्रायल्स हुए हैं। तो इबोला एक वायरल डिजीज़ है। इसके मेन सिम्टम्स हैं कि इसे फीवर, हेडेक, मसल एक, वॉमिटिंग, डायरिया, जो नोज़िया की फीलिंग होती है, ये सारे इसके मेन सिम्टम्स हैं। इसके बाद आइए देखते हैं जीका वायरस। जीका वायरस एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। जैसा कि हम डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारी जो डिजीज़ है सारी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। इसी तरह से जीका वायरस भी एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है जो कि एडिस एजिप्टी मॉस्किटो, इसके थ्रू ये ट्रांसमिट होती है। इसका नाम जीका कहाँ से आया है? इसका नाम जीका जो है वो एक जीका फॉरेस्ट है युगांडा में, वहाँ से आया है, क्योंकि वहाँ ये वायरस को फर्स्ट आइसोलेट किया गया था 1947 में। अब ये वायरस जो है इस वायरस से प्रॉब्लम क्या हो जाती है? जो जीका वायरस से अफेक्टेड लोग होते हैं, स्पेशली इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि फीटल डिफॉर्मेशन, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं तो उनका फीटल डिफॉर्मेशन हो जाता है। और किस तरह से डिफॉर्मेशन होता है? इसमें माइक्रोसेफेली करके एक प्रॉब्लम होती है। माइक्रोसेफेली का मतलब जो ब्रेन जो होता है इन्फेंट्स का, उनका ब्रेन जो है वो अबनॉर्मली छोटे साइज़ का होता है। ये अगर नॉर्मल साइज़ है तो उनका ब्रेन जो है वो अबनॉर्मली छोटे साइज़ का होगा, इसीलिए इसका नाम है माइक्रोसेफेली। इसको ये एसोसिएटेड है विद GBS सिंड्रोम। एक्सक्यूज़ मी, ये एसोसिएटेड है विद GBS सिंड्रोम। GBS एक कंडीशन है जहाँ बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अटैक करता है नर्वस सिस्टम को। तो ये न्यूरल डिसऑर्डर एक तरह से करता है, और माइक्रोसेफेली की प्रॉब्लम जो है वो बहुत प्रोमिनेंट होती है। जीका वायरस जो है इट इज़ रिलेटेड टू डेंगू, येलो फीवर, तो आइए, जैसे हमने इबोला वायरस के बारे में पढ़ा वैसे ही हम जीका वायरस के बारे में पढ़ते हैं। ये भी एक वायरल डिजीज़ है। ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है जो कि ट्रांसमिट किससे होती है? एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, ये भी सारी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं। ये इसका नाम जीका वायरस कैसे हुआ है? इसका नाम जीका वायरस जीका फॉरेस्ट ऑफ युगांडा, जहाँ की ये वायरस फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया था 1947 में, तो उससे इसका नाम जीका वायरस पड़ा है। वायरस से प्रॉब्लम क्या हो जाती है? ये जनरली प्रेग्नेंट वुमेन को इफेक्ट करता है एंड इसमें फीटल डिफॉर्मेशन होता है, जिस प्रॉब्लम को बोलते हैं माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली का मतलब ये है कि जो इन्फेंट्स बॉर्न होते हैं इन मदर से जो जीका वायरस से इफेक्टेड होती है, तो वो जो इन्फेंट्स बॉर्न होते हैं उनका जो हेड का साइज़ होता है वो जनरली, उनका जो ब्रेन का साइज़ होता है वो काफ़ी छोटा होता है, वो अबनॉर्मली छोटा होता है, इसीलिए इसका नाम है माइक्रोसेफेली। ये एसोसिएट होता है, एक GBS सिंड्रोम होता है, गुइलियन-बेयर सिंड्रोम। इसका मतलब है कि एक कंडीशन है जिसमें कि बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो अटैक करता है पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम को। तो जीका वायरस जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये रिलेटेड है डेंगू, येलो फीवर, जापानीज़ एंसेफेलाइटिस, वेस्ट नाइल वायरस, तो ये सारी जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं। प्लस जीका वायरस जो है ये सेक्सुअली भी ट्रांसमिटेड होता है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने इसको डिक्लेयर किया था ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी फरवरी 2016 में, प्लस इसको डिक्लेयर कर दिया था कि इट इज़ ओवर इन नवंबर 2016। एंड ब्राज़ीलियन साइंटिस्ट जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि अपार्ट फ्रॉम एडिस इजिप्टी मॉस्किटो एक और एक मॉस्किटो है, उसका नाम है क्यूलिस क्विनक्यूफैसिएटस मॉस्किटो। ये भी जीका वायरस से इफेक्टेड है एज अनदर टाइप ऑफ जीका ट्रांसमिटिंग मॉस्किटो। तो अपार्ट फ्रॉम एडिस इजिप्टी मॉस्किटो, ये मॉस्किटो भी जीका वायरस को ट्रांसमिट कर सकता है। तो ये जीका वायरस से रिलेटेड कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कौन कौन से मॉस्किटो हैं जो इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, प्लस इसके कि इससे ये GBS सिंड्रोम एसोसिएटेड होता है, ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ये सेक्सुअली भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये चीज़ें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अभी न्यूज़ में था कि जीका वैक्सीन एक इसके क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं। तो फर्स्ट फेज़ 1 ऑफ ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ अ वैक्सीन ऑफ जीका वायरस इज सेट टू बिगिन सून। तो इस वैक्सीन का नाम ध्यान रखिएगा, DNA वैक्सीन GLS 5700। इसको टेस्ट किया गया है एनिमल्स पर, और एनिमल्स पर टेस्ट करने के बाद बहुत ही रोबस्ट रिस्पॉन्स दिखा है। ह्यूमन ट्रायल इसको भी कैरी किया जाएगा ऑन 40 हेल्दी इंडिविजुअल्स, इवैल्यूएट करने के लिए कि उसकी सेफ्टी,
टॉलरेबिलिटी और इम्यूनिटी कितनी रहती है ज़ीका वायरस से रिलेटेड। तो अगर हम देखें कि ज़ीका वायरस के भी जनरली वही सिम्टम्स होते हैं कि हेडेक, नोज़िया, ये सारे सिम्टम्स जनरली ज़ीका वायरस के रहते हैं। प्लस इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन को होती है और इसमें फीटल डिफॉर्मेशन होता है, माइक्रोसेफेली की एक प्रॉब्लम होती है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं चार्ट सिंड्रोम। चार्ट सिंड्रोम का मतलब ये है, पहली बात तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये इसका फुल फॉर्म है कोलोबोमा हार्ट डिजीज़ आर्टीसिया कोने, इसको कोनेल आर्टीसिया भी बोलते हैं। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक म्यूटेशन हो जाता है CHD7 जीन में। ये रिस्पॉन्सिबल है लगभग 60 to 70% ऑफ ऑल चार्ज डिफेक्ट्स। तो ये जो चार्ट सिंड्रोम है इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जनरली चार्ट सिंड्रोम से एक होल डेवलप हो जाता है इन वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ आई, मतलब इस होल को बोलते हैं कोलोबोमा। ये जनरली अर्ली डेवलपमेंट में फॉर्म होता है, तो जनरली ये बच्चों को इफ़ेक्ट करता है। कुछ लोग जो चार्ट सिंड्रोम से अफेक्टेड होते हैं उनकी स्मॉल आइज़ होती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं माइक्रोथैल्मिया। वन और बोथ नेज़ल पैसेज, आप देख सकते हैं वन और बोथ नेज़ल पैसेज वो नैरो हो सकते हैं या फिर कम्प्लीटली ब्लॉक हो सकते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम्स होंगी तो इससे मल्टीपल लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे कि डेफनेस हो सकती है क्योंकि माइक्रोथैल्मिया है, सॉरी ये जो है इससे एक तो डेफनेस हो सकती है, माइक्रोथैल्मिया है तो इससे ब्लाइंडनेस हो सकती है, हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जेनिटल प्रॉब्लम्स हो सकती है, ग्रोथ रिटार्डेशन, फेशियल बोन, नर्व डिफेक्ट्स जो कि ब्रीदिंग एंड स्वॉलोइंग डिफ़िकल्टीज़ भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो चार्ट सिंड्रोम से हो जाती हैं। एंड चार्ट सिंड्रोम ध्यान रखिएगा एक जेनेटिक डिजीज़ है, ये म्यूटेशन इन CHD7 जीन ये है जनरली रिस्पॉन्सिबल चार्ट सिंड्रोम के लिए। इसके बाद देखते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा। ध्यान रखिएगा H5N1 ये न्यूज़ में रहता है, H1N1 ये भी न्यूज़ में रहता है और एक H7N9, ये तीनों डिफरेंट है। H5N1 इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज़, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने डिक्लेयर किया है इंडिया फ्री फ्रॉम एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा है H5N1, ये एक इन्फ्लुएंजा टाइप वायरस है, ये हाईली इन्फेक्शस है और ये सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज़ है बर्ड्स में, जिसको कि एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर बर्ड फ्लू भी कहा जाता है। कहते हैं कि मोस्ट इन्फ्लुएंजा वायरस ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करते, बट H5N1 और H7N9 देखा गया है कि ये सीरियस इन्फेक्शन ह्यूमन में भी करते हैं। H5N1 ह्यूमंस में कैसे स्प्रेड होता है, ऑलमोस्ट सारे केसेस अगर हम देखें H5N1 के इन्फेक्शन इन पीपल वो एसोसिएटेड है विद क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड लाइव और डेड बर्ड्स। तो अगर क्लोज कॉन्टैक्ट होगा इन्फेक्टेड लाइव और डेड बर्ड से तो वो H5N1 का कंटामिनेशन या इन्फेक्शन ह्यूमन में स्प्रेड होने के हाई चांसेस होते हैं और एक बार इन्फेक्ट हो जाए तो मोर्टेलिटी रेट जो है लगभग 60% है। ऑल्दो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि ये H5N1 वायरस जो है वो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फूड और थरली कुक्ड फूड से भी स्प्रेड होता है, ऐसा कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है। बट WHO ने कहा है कि कुछ ह्यूमन केसेस वो लिंक्ड है टू कंजम्पशन ऑफ डिशेज मेड अप ऑफ रॉ कंटामिनेटेड पोल्ट्री ब्लड। तो जनरली जो ये H5N1 ह्यूमन में इन्फेक्शन होता है वो क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड लाइव या फिर डेड बर्ड से होता है। इसके बाद जो H1N1 है वो स्वाइन फ्लू है, ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है कॉज्ड बाय वायरस जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ पिग्स को अफेक्ट करता है। पीपल जनरली डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्वाइन फ्लू। तो ह्यूमन इन्फेक्शंस इसमें इतने फ्रीक्वेंट नहीं हैं, बट हाँ ऐसा नहीं कह सकते कि ह्यूमन इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं होंगे। ह्यूमन इन्फेक्शंस कैन एंड डू हैपन। इनफैक्ट 2009 में एक स्ट्रेन ऑफ स्वाइन फ्लू कॉल्ड H1N1 इन्फेक्टेड मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड। तो 2009 में काफ़ी लोगों को इसने इन्फेक्ट किया था। वायरस जो है वो कंटेजियस है और वो ह्यूमन से ह्यूमन में स्प्रेड हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या है, वो रेगुलर सिम्टम्स हैं ह्यूमन फ्लू के, जैसे कि जो रेगुलर सिम्टम्स ह्यूमन फ्लू के होते हैं ऐसे ही स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स हैं फीवर, कफ, सोर थ्रोट, बॉडी एक, हेडेक, चिल्स, फटीग एट्सेट्रा। और अभी वैक्सीन अवेलेबल है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्वाइन फ्लू। तो ध्यान रखिएगा बर्ड फ्लू था H5N1, स्वाइन फ्लू है H1N1।
इसके बाद ये चीज़ न्यूज़ में थी, स्क्रब टाइफस ये एक एक्यूट इलनेस है, ये एक बैक्टीरिया से कॉज होती है और ये ट्रांसमिट होती है बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड माइट लार्वा। तो आप देख सकते हैं एक इन्फेक्टेड लार्वा है, अगर वो बाइट करता है ह्यूमंस को तो वो उससे स्क्रब टाइफस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसको स्क्रब टाइफस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो लार्वा है ये उस सॉइल में रहता है जहाँ जनरली स्क्रब वेजिटेशन है, और ये जो एरिया है स्क्रब वेजिटेशन वाला एरिया इंडिया में ये एंडेमिक रीजन है हिमाचल वाले एरिया में, तो वहाँ जनरली लोग इससे इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये बाइट ऑफ इन्फेक्टेड माइट लार्वा से, जो लार्वा स्क्रब वेजिटेशन में रहता है, उससे ये डिजीज़ पास ऑन होती है। फिर एक वैक्सीन है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम स्पोरोजाइट्स, ये एक इंजेक्टेबल वैक्सीन है जिसको डेवलप किया है सानरिया इंक ने। ये इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स अभी चल रहे हैं और रिसेंटली यूएस एफडीए ने इसको फास्ट ट्रैक डेजिग्नेशन दिया है टू हेल्प डेवलप दिस वैक्सीन फॉर पेशेंट। अब इसका मेन पर्पस है कि ये हॉल्ट करेगा ट्रांसमिशन प्लस एलिमिनेट करेगा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम मलेरिया को फ्रॉम जोग्राफिकली डिफाइंड रीजन। तो जहाँ जहाँ भी जोग्राफिकली ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम मलेरिया है उसको ट्रांसमिट करने से प्रिवेंट करना और उसका एलिमिनेशन करना, ये मेन इसका पर्पस है। तो इससे ये मेनली इंश्योर किया जाएगा कि ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट मलेरिया टू ट्रैवलर्स एंड मिलिट्री पर्सनल जो भी मलेरिया एंडेमिक रीजन्स में विजिट कर रहे हैं उनको इस प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम मलेरिया से प्रोटेक्शन मिल जाएगी। फिर उसके बाद ये एक छोटी सी न्यूज़ थी, सिसवैक्स वैक्सीन। ये वैक्सीन जो है ये टेप वर्म इन पिग्स को फाइट करने के लिए हेल्प करती है। ये फर्स्ट सच वैक्सीन है वर्ल्ड में। तो इसको डेवलप किया गया है इंडिया इम्यूनोलॉजिकल्स इंक, ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी ऑफ प्रोसेस्ड फूड। तो फूड सेफ्टी ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स लाइक पॉर्क, उससे उसकी फूड सेफ्टी उसकी एनहांस करेगी, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि ह्यूमंस भी इन्फेक्ट हो जाते हैं अगर वो एग्स को इंजेस्ट कर ले, एग्स ऑफ टेप वर्म को इंजेस्ट कर ले जो कि मीट में हो सकते हैं, तो ह्यूमन भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए ये एक वैक्सीन डेवलप की है टू फाइट टेप वर्म इन पिग्स, इससे फूड सेफ्टी एनहांस होगी। इसके बाद जैसा हमने पहले भी देखा, एक जीका वायरस है, एक एबोला वायरस है, ऐसे ही एक डेंगू है और एक चिकनगुनिया है। इंडिया में मेनली ये दो डिजीज़ेस बहुत प्रोमिनेंट है। चिकनगुनिया भी एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है जो कि एडिस इजिप्टी एंड एडिस एल्बोपिक्टिस मॉस्किटो, इन दो मॉस्किटो से स्प्रेड होता है। अभी स्पेसिफिक कोई एंटीवायरल ड्रग ट्रीटमेंट नहीं है और ना ही कोई कमर्शियल वैक्सीन है चिकनगुनिया से रिलेटेड। इसके सिम्टम्स हैं जैसे कि हमने बाकी के सिम्टम्स देखे, फीवर, वॉमिटिंग, नोजिया, रैशेस, हेडेक। एक इसमें प्रॉब्लम ये ज़रूर है कि इसमें ये बहुत प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है कि इसमें जॉइंट पेन इन आर्म्स एंड लेग्स प्लस मसल पेन, ये बहुत ज़्यादा इसमें रहता है। जॉइंट स्वेलिंग, रैशेस, मसल पेन, और इसका अभी फ़िलहाल कोई भी क्योर नहीं है, ना तो कोई वैक्सीन है ना ही कोई एंटीवायरल ड्रग ट्रीटमेंट है। बस ट्रीटमेंट जो है वो फोकस रहता है रिलीविंग द सिम्टम्स, कि इसमें फ़ीवर कम हो जाए, वॉमिटिंग वाली फीलिंग नहीं हो, मसल पेन, जॉइंट पेन धीरे धीरे कम हो जाए। तो चिकनगुनिया का एज सच अभी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। इसके बाद जो हम डेंगू के भी सेम ही सिम्टम्स है डेंगू में, बट जो मसल पेन है, जॉइंट पेन है, वो प्रॉब्लम इतनी नहीं होती। डेंगू भी एडिस इजिप्टी मॉस्किटो से होता है एंड ये भी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, ये भी वायरल डिजीज़ है। इंडिया में अगर देखें तो मोर देन 390 पीपल ईच ईयर डेंगू से अफेक्ट होते हैं। 2016 में मोर देन 1 लाख कन्फर्म्ड केसेस थे डेंगू के जो रिपोर्ट किए गए थे एज पर WHO एस्टिमेट। तो ये चीज़ न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि एक लुट्सिया फुस्काना, ये एक लार्वा मिला है जो कि डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है एक प्रेफरेंस ऑन फीडिंग दिस मॉस्किटो, एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। तो कहा जाता है कि एक नेचुरल प्रेडेटर है एडिस इजिप्टी का। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल का मेथड हो गया कि अगर जहाँ भी एडिस इजिप्टी मॉस्किटो की ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो वहाँ हम लुट्सिया फुस्काना लार्वा इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, क्योंकि ये नेचुरली एडिस इजिप्टी को खा जाएगा, वो नेचुरल प्रेडिक्टर है। तो ये एक पोटेंशियल बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है, ये बेटर सोल्यूशन हो सकता है एज़ कम्पेयर टू जो हम डेंजरस केमिकल्स यूज़ करें डेंगू मॉस्किटो को किल करने के लिए, क्योंकि ये नेचुरल वे है। इसी तरह से इंडिया ने 1928 से इंडिया ने
गैम्बूजिया एफिन्स और एक मॉस्किटो फिश है। ये गैम्बूजिया जो है वो फिश है, मॉस्किटो फिश है, जो कि एडिस इजिप्टी लार्वा पर फीड करती है। प्लस ये एक एक्जॉटिक स्पीशी है इसमें, एंड हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वार्मर एंड टेम्परेट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। तो ये नेटिव स्पीशी नहीं है, ये एक्जॉटिक स्पीशी है। तो ध्यान रखिएगा, गम्बूजिया तो हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं, और ये अभी पाया गया है लुट्सिया फुस्कैना लार्वा, जो कि एक नेचुरल प्रेडेटर है एडिस इजिप्टी का। ये दोनों बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है। केमिकल कंट्रोल में हम केमिकल स्प्रे करते हैं ताकि मॉस्किटोज किल हो जाएं। ये अभी न्यूज़ में था कि इंडिया को यॉस फ्री स्टेटस दिया गया है। इंडिया को ये ऑफिशियल रिकग्निशन जो है वो WHO एंड यूनिसेफ ने दिया है फॉर बीइंग यॉस फ्री। इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसको ऑफिशियली एक्नॉलेज किया गया है कि वो यॉस फ्री है। इंडिया ने ये माइलस्टोन जो है अचीव किया है मच बिफोर WHO ग्लोबल टारगेट ईयर ऑफ 2020। तो 2020 टारगेट ईयर था WHO का, बट उससे काफ़ी पहले ही इंडिया ने अचीव कर लिया है। यॉस है क्या? ये क्रॉनिक इन्फेक्शन है जो मेनली स्किन, बोन और कार्टिलेज को इफेक्ट करता है। डिजीज़ जो है ये जनरली एक ट्रॉपिकल डिजीज़ है, वार्म, ह्यूमिड और ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाई जाती है इन पुअर कम्युनिटीज़, और ये इन्फेक्शस डिजीज़ है, क्रॉनिक इन्फेक्शन डिजीज़ है। इसके बाद फुट एंड माउथ डिजीज़ है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने अभी लगभग 100 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं फुट एंड माउथ डिजीज़ कंट्रोल के अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया को FMD मुक्त भारत बनाना है इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो FMD डिजीज़ है क्या? ये वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली डिवास्टेटिंग कंटेजियस डिजीज़ है। ध्यान रखिएगा, ये कंटेजियस डिजीज़ है, ये वायरल डिजीज़ है, और ये एनिमल्स को इफेक्ट करती है, मेनली लाइफ स्टॉक को। और वो सारे एनिमल्स से ससेप्टेबल है जिनका भी क्लोवन फुटेड एनिमल्स जो होते हैं वो सारे एनिमल्स वल्नरेबल होते हैं FMD डिजीज़ के। एंड इस पर्टिकुलर डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एक फुट एंड माउथ डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था सिंस 10th प्लान पीरियड। इसके बाद देखते हैं सुपर बग्स या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जो प्रॉब्लम है उसको एक बार देख लेते हैं। WHO ने रिसेंटली एक लिस्ट प्रोवाइड की है 12 सुपर बग्स की, जो कि इनॉर्मस थ्रेट है टू ह्यूमन हेल्थ। तो WHO ने कहा है कि अर्ज किया है मेडिकल एक्सपर्ट्स और फार्मास्यूटिकल रिसर्चर्स को कि वो फोकस करें फाइटिंग ऑन मोस्ट डेंजरस अमंग दीज 12 सुपर बग्स। तो सुपर बग्स जो है ये एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं बैक्टीरिया, क्योंकि अगर एंटीबायोटिक्स का मिस यूज़ हो या ओवर यूज़ हो तो उससे ग्रेजुअली जो बैक्टीरिया होते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाते हैं। तो दे आर अ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। सुपर बग्स क्या हैं? वो बैक्टीरिया हैं जो रेजिस्टेंट हो जाते हैं एंटीबायोटिक ड्रग्स के। कैसे रेजिस्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि अगर बहुत टाइम तक या प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हो एंटीबायोटिक्स का, अगर कोई इंसान कंटिन्यूसली एंटीबायोटिक्स यूज़ करे और उससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया होंगे वो रेजिस्टेंट बन जाएंगे एंटीबायोटिक ड्रग्स के। तो जो मेडिसिन है वो इनइफेक्टिव हो जाती है एंटीबायोटिक्स के बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो वो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जो बैक्टीरियल प्रॉब्लम है ह्यूमन बीइंग में वो परसिस्ट रहती है, वो ऑलरेडी रहती है, या फिर वो औरों में भी स्प्रेड हो सकती है। तो इसका जो मेन रीज़न है वो है ओवर यूज़, कंज्यूमिंग मोर एंटीबायोटिक देन प्रिस्क्राइब। जितनी प्रिस्क्राइब्ड उससे ज़्यादा एंटीबायोटिक लेना। उसके बाद मिस यूज़, एंटीबायोटिक्स को प्रॉपरली नहीं लेना, जो प्रिस्क्राइब की गई है उस तरह से नहीं लेना, या फिर एंटीबायोटिक्स को वायरल के लिए भी एंटीबायोटिक्स लेना। तो इससे एंटीबायोटिक्स का कंजम्पशन ज़्यादा होगा। एंटीबायोटिक्स का कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो जो बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी में है वो एंटीबायोटिक ड्रग्स के रेजिस्टेंट बन जाएगा, और इससे सुपर बग्स बन जाते हैं। ह्यूमन कंजम्पशन ऑफ एंटीबायोटिक ट्रीटेड चिकन, ये भी एक प्रॉब्लम है कि चिकन और लाइफ स्टॉक को एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जाता है, और फिर जो ह्यूमन उनको कंज्यूम करते हैं तो उससे भी एंटीबायोटिक्स ह्यूमन बॉडी के अंदर जा रहे हैं। उससे भी रेजिस्टेंस जो है, जो बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस है अगेंस्ट एंटीबायोटिक, वो बढ़ता चला जाता है। तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंट बन जाता है एंड वो सुपर बग कहलाता है। तो फ्यू प्रोमिनेंट सुपर बग जो हाईलाइट किए हैं WHO ने, वो है MRSA, वो है गोनोरिया, वो है क्लेब्सीलिया, ई कोलाई, और रिसेंटली अभी देखा गया है कि क्लेब्सीलिया बैक्टीरिया जो है उसने डेवलप किया है रेजिस्टेंस टू अ पावरफुल क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स कॉल्ड कार्बापेनेम्स। ये किस तरह से एंटीबायोटिक स्प्रेड होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्प्रेड होता है, ये हम देख लेते हैं। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है,
वो और वो एंटीबायोटिक उसने अगर काफ़ी ओवर यूज़ या मिसयूज़ किया है तो जो उसके जो बैक्टीरिया होंगे वो एंटीबायोटिक ड्रग के रेजिस्टेंट होंगे। अब वो अगर घर पे जाता है या हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाता है तो वो और स्प्रेड करेगा रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। यहाँ वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को स्प्रेड करेगा टू अदर पेशेंट्स थ्रू अनक्लीन एरियाज़। फिर वो अगर हॉस्पिटल में जाता है हेल्थ केयर फैसिलिटी में तो वो बाकी पेशेंट्स या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो होते हैं उनको भी वो स्प्रेड कर सकता है। तो कहा जाता है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो उनको ऐसे पेशेंट्स को आइसोलेट करे ताकि वो बाकी पेशेंट्स के कांटेक्ट में नहीं आए। और अगर वो घर जाता है विद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया तो वो वापस घर में फैमिली एंड फ्रेंड्स को स्प्रेड कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड। अब इसको किस तरह से स्प्रेड किया जा सकता है? एक तो ये है कि रिड्यूसिंग इंडिविजुअल रिस्क, इंडिविजुअली रिस्क इसकी कम की जाए। गुड पर्सनल केयर एंड हाइजीन मेंटेन किया जाए ताकि वो स्प्रेड नहीं हो बाकी लोगों में। लिमिट द एंटीबायोटिक्स यू रिसीव, तो एंटीबायोटिक के यूज़ को लिमिट करना प्लस उसका मिसयूज़ भी कंट्रोल करना है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक रेड लाइन कैंपेन स्टार्ट किया था जिसमें कि जो मेडिसिन होती है उनके ऊपर एक रेड लाइन होगी। उन रेड लाइन वाली मेडिसिन को सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेना है, उनको ओवर द काउंटर सेल नहीं किया जाएगा, उनको एक तरह से डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही प्रोवाइड किया जाएगा ताकि इसे मिस यूज़ ऑफ जो एंटीबायोटिक्स है वो कंट्रोल हो। अब यूज़ ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स इन एनिमल, अब एनिमल में एंटीबायोटिक्स को यूज़ करने से अवॉइड करना है क्योंकि लगभग 80% जो ऑल एंटीबायोटिक्स है दे आर यूज्ड इन फूड एनिमल्स। तो जो कि चिकन, लाइफ स्टॉक, इनमें एंटीबायोटिक्स का यूज़ को कम करना है क्योंकि वो डायरेक्टली ह्यूमन फूड चेन में एंटर करता है। उसके बाद रिन्यू आवर फोकस ऑन सेफ वाटर, ये हम देखते हैं एनडीएम क्या होता है, एक डेडली सुपर बग है न्यू दिल्ली मेटालो बीटा लैक्टमेज 1। ये है कि ये जो एनडीएम जीन है, एनडीएम 1 जीन जो है, अगर इसका प्रेजेंस हो कॉलेरा और डिसेंट्री कॉजिंग बैक्टीरिया में इन सैम्पल्स ऑफ दिल्ली टैप वाटर, इससे क्या हुआ था, अगर ये जीन कॉलेरा और डिसेंट्री कॉजिंग बैक्टीरिया में अगर पाया जाता है तो इससे ज़्यादा ड्रग रेजिस्टेंट होता है, वो जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है या वो सुपर बग बन जाता है इन कॉलेरा एंड अदर डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कि हमें फोकस करना है सेफ़ वाटर दिल्ली में क्योंकि ये कॉलेरा एंड डिसेंट्री कॉजिंग बैक्टीरिया जिसमें कि एनडीएम 1 जीन था वो ज़्यादा रेजिस्टेंट थे कॉलेरा और डायरिया के जो एंटीबायोटिक्स लिए जाते थे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैन ओनली बी द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, तो लॉन्ग टर्म में हम देखें तो R&D को फैसिलिटेट करना है, अवेयरनेस स्प्रेड करनी है इंडिविजुअल्स को रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड स्प्रेड ऑफ सुपरबग्स। तो अवेयरनेस जनरेट करनी है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, एंटीबायोटिक्स को लिमिट करना है, मिसयूज़ और ओवर यूज़ अवॉइड करना है, एनिमल्स में उनको उनका जो यूज़ है उनको कम करना है, और लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो R&D को फैसिलिटेट करना है। ये सारे हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से सुपरबग्स को रोका जा सकता है। फिर उसके बाद पोटेशियम ब्रोमेट, ये गवर्नमेंट ने बैन किया है यूज़ ऑफ पोटेशियम ब्रोमेट एज अ फूड एडिटिव फॉलोइंग CSE सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट स्टडी। तो अब ये बैन क्यों किया गया है, क्योंकि पोटेशियम आयोडेट और पोटेशियम ब्रोमेट, अब पोटेशियम आयोडेट ये जो दोनों फूड एडिटिव हैं, कहा जाता है कि पोटेशियम आयोडेट जो है वो एक फूड एडिटिव है और वो भी कार्सिनोजेनिक है। इसको एक स्पेशल साइंटिफिक पैनल के लिए रेफ़र किया गया है। तो इसमें अगर देखें तो पोटेशियम आयोडेट कार्सिनोजेनिक है, पोटेशियम ब्रोमेट भी कार्सिनोजेनिक है। एक स्टडी में पाया गया है कि 84% ऑफ 38 कॉमनली अवेलेबल ब्रांड्स ऑफ ब्रेड इंक्लूडिंग पाव, बन्स, उनका जो है वो टेस्ट पॉजिटिव किए गए हैं पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट के। अब ये जो दोनों फूड एडिटिव्स हैं ये कई कंट्रीज़ में तो बैंड हैं और वो हज़ार्डियस लिस्ट में आते हैं, हज़ार्डियस टू पब्लिक हेल्थ। पोटेशियम ब्रोमेट को क्यों ऐड किया जाता है, मेनली जो डो स्ट्रेंथ होती है, डो स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए। इससे होता है कि हायर राइजिंग और यूनिफॉर्म फिनिश होती है बेक प्रोडक्ट्स में। एंड पोटेशियम आयोडेट जो है वो एक फ्लोर ट्रीटमेंट एजेंट है। तो मेन ध्यान रखिएगा, इसको बैन इसलिए किया गया है क्योंकि वो कार्सिनोजेनिक है।
उसके बाद माल्टीटोल, ये एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने डेवलप किया है, एक बोन रिकंस्ट्रक्शन मेथड है सिमिलर टू जॉइंट्स ऑफ बोन। ये वापस मैं बता रही हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने बोन रिकंस्ट्रक्शन मेथड एक डेवलप किया है सिमिलर टू जॉइंट्स ऑफ बोन। अब ये है क्या, एक्चुअली माल्टीटोल जो है ये माल्टोज से डिराइव होता है, जो कि एक स्वीटनिंग एजेंट है, वो मोस्ट शुगर फ्री फूड्स सच एज आइसक्रीम्स में पाया जाता है। माल्टीटोल को अगर कंबाइन किया जाए विद अदर कंपोनेंट्स तो इससे होता क्या है कि एक लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं दैट बिकम प्लास्टिक। तो इसके बाद जब ये लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, इसके बाद जो बोन गैप होता है, वो अगर फ्रैक्चर से कोई बोन में गैप हो गया है तो उसको फिल करने के लिए ये यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल रॉड। तो ट्रेडिशनल मेथड है कि हम रॉड यूज़ करते हैं उस गैप को फिल करने के लिए, बट अब हम इस माल्टीटोल को यूज़ कर पाएंगे। माल्टीटोल का ह्यूज एडवांटेज है ओवर मेटल रॉड्स। क्यों? क्योंकि जो माल्टीटोल है ये ग्रोथ ऑफ बोन्स को भी अलाउ करेगा। मेटल रॉड जो है वो बोन्स की ग्रोथ को अलाउ नहीं करता था, और इससे मेन बेनिफिट मिलेगा इन्फेंट्स और एडोलेसेंट्स को, क्योंकि उनकी बोन जनरली ग्रो होती है, डेवलपमेंट फेज़ में होते हैं वो। तो मेटल रॉड्स की बजाय अगर माल्टीटोल यूज़ किया जाएगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा, और इसमें ड्रग्स भी इंजेक्ट किए जा सकते हैं फॉर फास्टर हीलिंग। इसके बाद जीवन रेखा करके एक प्रोजेक्ट है, ये वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है केरला में। तो केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वर्ल्ड बैंक का एक ई हेल्थ प्रोजेक्ट है कॉल्ड जीवन रेखा। तो ध्यान रखिएगा, केरला गवर्नमेंट ने किया है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है इंडिया में। इसमें दो कंपोनेंट्स है, एक पब्लिक हेल्थ कंपोनेंट और एक हॉस्पिटल ऑटोमेशन मॉड्यूल। तो जो इसका पहले तो मेन एम क्या है ओवरऑल इस प्रोजेक्ट का, कि एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर क्लाउड बनाना है, जहाँ की सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स होंगे ऑफ ऑल द सिटीजन्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो सारे हेल्थ रिकॉर्ड जो होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगे। पब्लिक हेल्थ कंपोनेंट इसका जो हमने देखा कि दो कंपोनेंट है, एक है पब्लिक हेल्थ कंपोनेंट, एक है हॉस्पिटल ऑटोमेशन मॉड्यूल। तो जो पब्लिक हेल्थ कंपोनेंट है उसमें इंश्योर किया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स होंगे ऑफ पॉपुलेशन, वाइल हॉस्पिटल ऑटोमेशन मॉड्यूल जो होगा उसमें इंश्योर किया जाएगा कि डिजिटाइजेशन हो ऑफ ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। फिर इस सिस्टम में ऑटोमेटिकली एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा फॉर एनी पर्सन who will access the हेल्थ केयर सिस्टम। तो कोई भी इंसान जो हेल्थ केयर सिस्टम को एक्सेस करेगा उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, और उसके सारे हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक सेंट्रल सर्वर पे रखे जाएंगे। अब ऑल्दो इसका एक प्राइवेसी इशू भी है, बट इसमें प्रॉपरली एक प्राइवेसी क्लॉज इंश्योर किया गया है, ताकि पेशेंट का जो हेल्थ रिकॉर्ड है वो कहीं भी किसी भी फॉर्म में पब्लिक डोमेन में लीक नहीं हो। तो ध्यान रखिएगा, जीवन रेखा केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट है, ई हेल्थ प्रोजेक्ट है। इसमें दो कंपोनेंट है, पब्लिक हेल्थ कंपोनेंट और हॉस्पिटल ऑटोमेशन कंपोनेंट। एंड ये एक तरह से सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन करेगा जो भी हेल्थ केयर सिस्टम को एक्सेस करेगा। इस तरह का ई हेल्थ स्कीम है। फिर एक न्यू ह्यूमन ऑर्गन फाउंड हुआ है जिसका नाम है मीजेंट्री। एक न्यू ह्यूमन ऑर्गन क्लासिफाई किया है आयरलैंड साइंटिस्ट ने, ये है मीजेंट्री। तो ये है क्या, ये जो न्यू ऑर्गन है ये इट इज़ फाउंड इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, और अर्लियर इसको पहले कहते थे कि एक फ्रैगमेंटेड सेपरेट स्ट्रक्चर है, ये पूरी तरह से ऑर्गन नहीं है। बट अभी रीसेंट रिसर्च ने कहा है कि ये एक्चुअली एक वन कंटिन्यूस ऑर्गन है। ये जो पूरा है ये एक वन कंटिन्यूस ऑर्गन है। इसका मेन फंक्शन क्या है, ये ब्लड एंड लिम्फेटिक फ्लूइड बिटवीन इंटेस्टाइन एंड रेस्ट ऑफ बॉडी में कैरी करता है। तो ये जो ब्लड एंड लिम्फेटिक फ्लूइड को रेस्ट ऑफ द बॉडी में कैरी करता है बिटवीन इंटेस्टाइन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। इट ऑल्सो मेंटेन्स पोजीशन ऑफ इंटेस्टाइन। तो जो ये इंटेस्टाइन आप देख रहे हैं इसकी पोजीशन को मेंटेन करता है ताकि वो कनेक्टेड रहे विथ एब्डोमिनल वॉल विदाउट बीइंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो एब्डोमिनल वॉल से कनेक्टेड रहे। इस तरह का हमने जैसा रिक्लासिफिकेशन किया है कि पहले हम इसको बोल रहे थे कि ये फुल फ्लेजेड ऑर्गन नहीं है, बट अब हम इसको कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से ऑर्गन है। तो इस तरह का रिक्लासिफिकेशन जो है ये हेल्प करेगा बेटर अंडरस्टैंडिंग में कि क्या रोल ये प्ले कर सकता है एब्डोमिनल और डाइजेस्टिव डिजीज़ में। इससे आगे आने वाले टाइम में लेस इन्वेजिव सर्जरीज, फ्यूअर कॉम्प्लिकेशंस, फास्टर पेशेंट रिकवरी, लोअर ओवरऑल कॉस्ट, तो ये सारे बेनिफिट्स इसके रिक्लासिफिकेशन एज अ न्यू ह्यूमन ऑर्गन से मिल सकते हैं।
इसके बाद एक कंडीशन होती है हाइपर बिलिरुबिनेमिया। इस कंडीशन का मतलब ये है कि जब बॉडी में बिलिरुबिन की जो क्वांटिटी है वो सिग्निफिकेंटली हाई हो इन ब्लड, एंड इससे होता ये है कि स्केलरा ऑफ आई, यूरिन एंड इवन स्किन ये येलो टर्न हो जाती है। और ये कॉमनली उन लोगों में देखा जाता है जो कि पीपल या न्यू बॉर्न जो कि जॉन्डिस से सफ़र कर रहे होते हैं, जब बिलिरुबिन की कॉन्सेंट्रेशन जो है ब्लड में टिपिकली एक्सीड्स 12 ppm एडल्ट्स में एंड 50 ppm इन न्यू बॉर्न। तो जो येलोइश कलर हो जाता है स्किन का, यूरिन का या आई का, वो हाइपर बिलिरुबिन कंडीशन में होता है। तो अभी रिसेंटली IIT खड़गपुर के रिसर्चर्स ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि वो थंब प्रिंट से डिटेक्ट कर पाएंगे अगर इस तरह की कंडीशन होती है। तो वो यूज़ क्या कर रहे हैं, वो ल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी ऑफ गोल्ड नैनो क्लस्टर्स को यूज़ कर रहे हैं जो कि एक्सट्रीमली सेंसिटिव है टू प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एनवायरनमेंट। तो अगर कोई भी पर्सन जॉन्डिस से सफ़र कर रहा है और इस कंडीशन में बिलिरुबिन वो डिपॉजिट हो जाता है ऑन द सर्फेस ऑफ स्किन, तो जैसे ही वो प्रेस करेगा अपना थंब ऑन गोल्ड नैनो क्लस्टर, तो उससे क्या होगा, गोल्ड नैनो क्लस्टर जो कि गोल्ड नैनो क्लस्टर कोटेड मेम्ब्रेन जिसमें कि कॉपर डिपॉजिटेड है उस मेम्ब्रेन के ऊपर, तो बिलिरुबिन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है कॉपर के साथ और वो रिस्टोर करेगा ल्यूमिनेसेंस कर्टेल्ड बाय कॉपर। तो उसका जो ल्यूमिनेसेंस है वो चेंज हो जाएगा जैसे ही कोई इंसान अपना जो भी जॉन्डिस से सफ़र कर रहा है वो अपना थंब अगर उस गोल्ड नैनो क्लस्टर कोटेड मेम्ब्रेन पे रखेगा। तो इस तरह की IIT खड़गपुर ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो कि थंब प्रिंट के थ्रू हम ये हाइपर बिलिरुबिन की कंडीशन डिटेक्ट कर सकेंगे। BGR34 ये CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने लॉन्च किया है। BGR34 ये इंडिया का फर्स्ट एंटी डायबिटिक आयुर्वेदिक ड्रग है। ये इसका फुल फॉर्म है ब्लड ग्लूकोज रेगुलेटर 34 का मतलब ये है नंबर ऑफ एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम हर्बल सोर्सेज। तो BGR34 जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए, 2 तरह की डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2। तो टाइप 2 जो है वो मेनली लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती है। टाइप 2 डिजीज़ को ही प्रिवेंट करने के लिए BGR34 बना है। इसको जॉइंटली डेवलप किया गया है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स। मॉडर्न डायबिटिक ड्रग्स जो है उससे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, बट इसका एक यूनिक एडवांटेज ये है कि BGR34 ये इसमें ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, प्लस ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ अदर ड्रग्स, तो इससे एक तरह से साइड इफ़ेक्ट्स और टॉक्सिसिटी जो बाकी ड्रग्स से हो सकती है वो BGR34 से नहीं होगी। ये एंटी डायबिटिक आयुर्वेदिक ड्रग है और ये CSIR ने लॉन्च किया है, डेवलप जॉइंटली NBRI और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ने किया है। टाइप 2 डिजीज़ के लिए ही है, ये टाइप 2 डायबिटीज़ डिजीज़ के लिए ही है। और 34 जो है इसका मतलब है नंबर ऑफ एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम हर्बल सोर्सेस। इसके बाद ये एक छोटी सी न्यूज़ है, ल्यूकोस्किन ये एक ड्रग लॉन्च किया है बाय द पार्टनरशिप ऑफ DRDO एंड एमिल फार्मास्यूटिकल। ये एक PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वेंचर है। ल्यूकोस्किन जो है ये सेफ ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकोडर्मा के लिए है। ल्यूकोडर्मा एक स्किन डिजीज़ है, तो उसके सेफ ट्रीटमेंट के लिए एक ल्यूकोसिन DRDO और एमिल फार्मास्यूटिकल्स ने लॉन्च किया है। फिर एक ब्रूसिलस करके एक जूनोटिक इन्फेक्शन होता है जो कि कॉज्ड बाय बैक्टीरियल जीनस ब्रूसिला, इसलिए इसका नाम है ब्रूसिलस, और ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये एक जूनोटिक इन्फेक्शन है। ये ट्रांसमिट हो सकता है एनिमल्स से ह्यूमन बींग्स में बाय इंजेक्शन थ्रू इन्फेक्टेड फूड प्रोडक्ट्स, या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो इन्फेक्टेड एनिमल से इन्फेक्टेड फूड प्रोडक्ट्स को अगर ह्यूमन बींग कंज्यूम कर ले, या फिर इनहेलेशन ऑफ एरोसॉल। तो डिजीज़ ऐसा नहीं है कि कोई नई डिजीज़ है, ये काफ़ी पुरानी डिजीज़ है, काफ़ी अलग अलग नाम से जानी जाती है, जैसे कि मेडिटेरेनियन फीवर, माल्टा फीवर, गैस्ट्रिक रेमिनेंट फीवर, अंडुलेंट फीवर, और ह्यूमन जो है उसके एक्सीडेंटल होस्ट हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये एक मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, ये एनिमल से ह्यूमन में स्प्रेड होती है। तो अगर हम देखें कि इस तरह की ये ब्रूसिलस इन ह्यूमन ये एक डिज़ीज़ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसा कि हमने पहला भी देखा। जो इसके मेन सिम्टम्स हैं वो फीवर, चिल, वीकनेस, लेथार्जी, मसल एंड जॉइंट पेन, हेडेक, ये मेन इसके सारे डिजीज़ेज़ हैं। और
ये एनिमल यूरिन, मिल्क, प्लेसेंटल फ्लूइड एंड अदर फ्लूइड्स, इसमें जनरली मेन ये बैक्टीरिया रहते हैं। अभी अगर हम देखें तो 8 स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है, ये जिसमें से फॉलोइंग 4 हैव मॉडरेट टू सिग्निफिकेंट ह्यूमन पैथोजेनिसिटी, जो मेनली ह्यूमन को इफेक्ट करते हैं। तो ये जो है वो फ्रॉम शीप हाईएस्ट पैथोजेनिसिटी है, ये फ्रॉम पिग्स है, फ्रॉम कैटल है एंड फ्रॉम डॉग्स है। तो ये जो मेन 4 स्ट्रेन्स हैं ये ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट करते हैं और ये इसके मेन सिम्टम्स हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि एनिमल से ह्यूमन में स्प्रेड होता है। इसके बाद एक किट बनाया गया है फॉर डिटेक्शन ऑफ क्रोमियम कंटामिनेशन। अब इसमें जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पहली बात तो क्रोमियम के कंटामिनेशन से होता क्या है, क्रोमियम कौन कौन सी इंडस्ट्री से एमिट हो सकता है, एंड जो किट बनाया है उसको हम एक बार ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो क्रोमियम जो है ये वाइडली यूज़ होता है काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि लेदर में, स्टील इंडस्ट्रीज़ में, क्रोम प्लेटिंग में, पेंट मैन्युफैक्चरिंग में, वुड प्रिजर्वेशन एट्सेट्रा। और जो अनट्रीटेड एफ्लुएंट्स इन इंडस्ट्री से निकलते हैं वो वाइड स्प्रेड कंटामिनेशन करते हैं वाटर का, और उस कंटामिनेशन से क्रोमियम कंटामिनेशन होता है। अब क्रोमियम जो है वो 2 तरीके से पाया जाता है एनवायरनमेंट में, एक तो ट्राइवेलेंट क्रोमियम, क्रोमियम 3, एक हेक्सावेलेंट क्रोमियम, क्रोमियम 6। प्रॉब्लम इस क्रोमियम से है, ट्राइवेलेंट क्रोमियम, क्रोमियम 3 जो है उससे एज सच प्रॉब्लम नहीं है। ये हेक्सावेलेंट क्रोमियम, क्रोमियम 6 जो है ये कार्सिनोजेनिक है, ये कैंसर कॉजिंग है और इससे स्टमक अल्सर्स, कैंसर्स, डैमेज टू किडनी एंड लीवर ये मेनली होता है। तो अगर इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो ड्रिंकिंग वाटर में मैक्सिमम परमिसिबल जो कॉन्सेंट्रेशन है क्रोमियम की वो है 50 माइक्रोग्राम पर लीटर। बट यूएस के अकॉर्डिंग देखें, अगर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी यूएस के अकॉर्डिंग देखें तो वो मैक्सिमम परमिसिबल कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ 10 माइक्रोग्राम्स पर लीटर ही अलाउ करता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इतनी कम लेवल को डिटेक्ट करना क्रोमियम 6 को वो एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज था और ये एक्सपेंसिव भी था, टाइम कंज्यूमिंग भी था। तो इसलिए एक किट बनाया गया है डिटेक्ट करने के लिए क्रोमियम का कॉन्सेंट्रेशन। तो बार्क ने ये डेवलप किया है, एक ये सिंपल, यूज़र फ्रेंडली, क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव किट है फॉर रियल टाइम, मतलब ऑन साइट डिटेक्शन हो जाएगा क्रोमियम 6 का, और ये लो लेवल्स को भी इजीली डिटेक्ट करेगा। तो इससे जो मच नीडेड सोल्यूशन था कि अपने को मेजर करना था क्रोमियम कंटामिनेशन इन ड्रिंकिंग वाटर एंड टैप वाटर, लेक्स, रिवर्स एज वेल एज ग्राउंड वाटर को, हमें जो ग्राउंड वाटर में जो हमें क्रोमियम के लो लेवल्स को डिटेक्ट करना था उसके लिए बहुत ही एक सिंपल, यूज़र फ्रेंडली एंड क्विक सोल्यूशन है। कलर डेवलप्स विद इन 5 मिनट्स एंड डिस्टिंक्शन कैन बी मेड विद नेकेड आई। तो हम नेकेड आई से इसको देख सकते हैं एंड 5 मिनट में पूरा हम डिटेक्शन का पता कर सकते हैं। तो ये ऑन साइट डिटेक्शन के लिए हेल्पफुल है। इंस्टेंट रिजल्ट्स इससे पता कर सकते हैं। एलिमिनेट यूज़ ऑफ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, कोई सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एनालिसिस को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑन साइट डिटर्मिनेशन बता देगा। लो इन्वेस्टमेंट है एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, प्लस इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ही अच्छी है। उसके बाद ई सिगरेट से रिलेटेड एक चीज़ न्यूज़ में थी। पहले तो ई सिगरेट्स देख लेते हैं। ई सिगरेट्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम है। ये मोस्ट कॉमन प्रोटोटाइप है of which e-cigarettes are the new age formula for people trying to quit smoking। तो जो लोग स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं वो जनरली ई सिगरेट्स पर स्विच हो जाते हैं, बट इससे एक प्रॉब्लम है, इट्स अ थ्रेट इन द वर्ल्ड ऑफ टोबैको कंट्रोल। तो आइए देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। इसको प्रोजेक्ट ऐसे किया जाता है कि ये टोबैको सेसेशन प्रोडक्ट्स है बाय वेरियस सेलर्स इंक्लूडिंग टोबैको जाइंट देमसेल्व्स। तो बट प्रॉब्लम ये है कि कोई अभी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है इन सपोर्ट ऑफ दिस क्लेम। तो ई सिगरेट से भी पब्लिक हेल्थ थ्रेट हो सकता है, वो इसमें मेन प्रॉब्लम है। इस तरह की एक ई सिगरेट्स होती है, यहाँ एक कार्ट्रिज होता है, एटमाइज़र होता है, ये बैटरी होती है, पीछे एक एलईडी लाइट होती है। एज ई सिगरेट्स में होता क्या है, उसमें निकोटीन होता है, उसमें टोबैको नहीं होता। तो वो जो है इसलिए एम्बिट ऑफ सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2003 इसके अंडर नहीं आती हैं। इस एक्ट के अंदर ये मैंडेट किया जाता है कि स्ट्रिंजेंट हेल्थ वार्निंग्स की दी जाए पैकेजिंग एंड एडवर्टीजमेंट ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स में। तो जो करंट अनरेगुलेटेड सेल है ई सिगरेट्स का वो रादर डेंजरस है इंडिया के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्मोकर्स हैं
वो डिक्लाइन पर है। तो डिक्लाइन पर है इन द सेंस कि हो सकता है कि वो ई सिगरेट्स पर स्विच कर रहे हो, तो इससे ई सिगरेट्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, प्लस ये अनरेगुलेटेड है, ये भी एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न हो सकता है। उनमें निकोटीन का एडिक्शन हो सकता है क्योंकि ई सिगरेट्स में निकोटीन है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया बिकम्स मेंबर ऑफ इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है फॉर टू द प्रपोजल फॉर इंडिया टेकिंग फुल मेंबरशिप। तो इंडिया ने फुल मेंबरशिप ले ली है इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट गवर्निंग काउंसिल की। इससे एनुअल पेमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा लगभग $5 लाख टू इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट। ये सियोल साउथ कोरिया में है। इसको 1997 में इस्टेब्लिश किया गया था ऑन द इनिशिएटिव्स ऑफ UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक इंटरनेशनल IVI जो है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेवलप करती है और इंट्रोड्यूस करती है न्यू प्लस इम्प्रूव्ड वैक्सीन्स टू प्रोटेक्ट पीपल स्पेशली चिल्ड्रन अगेंस्ट डेडली डिजीज़। तो अब इंडिया जो है इसका फुल मेंबर बन गया है। इसके बाद ये स्टेंट से रिलेटेड चीज़ें न्यूज़ में थी। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी उन्होंने कैप किया है प्राइस ऑफ स्टेंट। तो स्टेंट होता क्या है? ये एक मेटल या प्लास्टिक ट्यूब होती है, आप देख सकते हैं ये मेटल या प्लास्टिक ट्यूब होती है जिसको कि इंसर्ट किया जाता है इनटू द ल्यूमन ऑफ एनाटॉमिकल वेसल। तो इसको इंसर्ट किया जाता है आर्टरीज़ में। ये आर्टरीज़ हैं, इनको ये इस तरह की मेटल या प्लास्टिक ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है आर्टरीज़ में। ये आर्टरीज़ जो होती है ये ब्लड कैरी करती है हार्ट से बॉडी तक, और ये इसमें मेन इसका पर्पस क्या होता है स्टेंट को इंसर्ट करने का? जो यहाँ कोलेस्ट्रॉल जनरली जो डेवलप हो जाता है उसको ये क्लियर करता है। तो ये आर्टरीज़ को एक तरह से वाइडन करता है या ओपन करता है जिससे कि जो ब्लड का फ्लो है वो फ्रीली हो और उससे हार्ट अटैक्स और हार्ट स्ट्रोक ये नहीं आते जनरली। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेंट। एक स्टेंट ग्राफ्ट होता है, ये स्टेंट कोटेड विद फैब्रिक है। ड्रग डाइल्यूटिंग स्टेंट होता है, इसमें इसको यूज़ करते हैं डाइल्यूट ड्रग विद ब्लड। एक बायोडिग्रेडेबल स्टेंट होता है ये इस तरह का मटेरियल का बना होता है कि वो डिज़ोल्व हो जाए या एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी में, उसको बाहर वापस निकालने की ज़रूरत नहीं हो। तो इस तरह के अलग अलग तरह के स्टेंट होते हैं। स्टेंट का मेन पर्पस ध्यान रखिएगा, एक मेटल या प्लास्टिक ट्यूब है जिसको इंसर्ट किया जाता है आर्टरीज़ में उनको वाइडन करने के लिए, मेनली ये जो कोलेस्ट्रॉल की लाइनिंग हो जाती है इनको कम करने के लिए। ये हमने हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें न्यूज़ में थी वो डिस्कस करी। आइए अब बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ में था वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये चीज़ न्यूज़ में थी कि एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। ये ह्यूमन जीनोम क्या होता है? ये एक्चुअली एक एंटायर जेनेटिक मेकअप जो है ह्यूमन बींग्स का उसको बोलते हैं ह्यूमन जीनोम। अब ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये एक इंटरनेशनल एफर्ट था टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट ऑल जीन्स एंड देयर वेरिएंट्स। तो आइडेंटिफाई करना और लोकेट करना सारे जीन्स और उनके वेरिएंट्स को, उनका फंक्शन अंडरस्टैंड करना, प्लस उस सीक्वेंस को लिखना, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को लिखना जो सीक्वेंस पूरा वो जीन्स कंप्राइज कर रहा है। तो ये पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था। ये प्रोजेक्ट जो है 1990 में स्टार्ट हुआ था और ये 2003 में कंप्लीट हुआ था। इसमें US, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान एंड चाइना के साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। इंडिया के साइंटिस्ट में इन्वॉल्व नहीं थे एज सच। ऑब्जेक्टिव क्या थे? आइडेंटिफाई करना अप्रॉक्सीमेटली 30,000 जीन्स इन ह्यूमन DNA, डिटरमाइन करना उनका सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेकअप ह्यूमन DNA। तो जो सीक्वेंस था केमिकल बेस पेयर्स का जो कि ह्यूमन DNA बनाते हैं उनके सीक्वेंस को डिटरमाइन करना, इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना डेटाबेस में, टू इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस के टूल्स को इम्प्रूव करना, टू एड्रेस एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज़। कोई भी इश्यूज़ से जनरेट हो रहे हो, जैसे कि अगर हम एथिकल इशू देखें तो ये जीनोमिक डेटा जो हम पूरा डेटाबेस बना रहे हैं वो मिसयूज़ हो सकता है। पेशेंट्स जो भी वो टेस्ट ले रहे हैं अगर वो सिग्निफिकेंट रिस्क फेस करते हैं, अगर ये डेटा उनका लीक हो जाए कि उनको कोई जेनेटिक डिजीज़ है तो उनका एम्प्लॉयमेंट और इंश्योरेंस स्टेटस पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये सारे मेन ऑब्जेक्टिव्स है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। अब न्यूज़ में ये चीज़ थी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट राइट, ये एक चीज़ आई है जून 2016 में। साइंटिस्ट मल्टीपल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इन US उन्होंने पब्लिश किया कि हम एक सेकेंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट प्रपोज कर रहे हैं जिसका नाम होगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट राइट। और जो ओरिजिनल वाला जो हमने फर्स्ट वाला देखा उसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रीड। अब इसका डिफरेंस क्या है राइट और रीड में?
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट राइट जो है ये एक ओपन एकेडमिक इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट होगा, जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट साइंटिफिक लीडर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। इसमें जो है वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करेंगे, प्लस एक एथिकल फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे फॉर जीनोम इंजीनियरिंग एज वेल एज ट्रांसफॉर्मेटिव मेडिकल ऑपरेशन। तो इसमें जो हम कर रहे हैं, पहली बात तो हम जो HGP रीड था उसमें सिर्फ हम ह्यूमन जीनोम को रीड कर रहे थे। अब जो है हम पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट उसको पूरा स्टडी करेंगे, प्लस हम जो DNA है उसको स्क्रैच से हम उसको पूरा स्टडी करेंगे। ओवरऑल गोल जो है इस एफर्ट का, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रीड और राइट दोनों का मेन जो ओवरऑल गोल है वो है हमारी अंडरस्टैंडिंग को हमें इम्प्रूव करना है ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। तो जो हमारा जो ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ है, जैसे कि हम पूरा जीनोम को स्टडी करके हम पता कर सकते हैं, उसके लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रीड और राइट ये 2 प्रोजेक्ट आए हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रीड पहले था, अभी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट राइट आया है। ये किस तरह से बेनिफिट कर सकता है ह्यूमैनिटी को, बायोमेडिकल रिसर्च को? तो आइए पहले ह्यूमैनिटी का देख लेते हैं। सम पोटेंशियल एप्लीकेशंस इसके ये हैं कि ग्रोइंग ट्रांसप्लांटेबल ह्यूमन ऑर्गन्स को हम बना सकते हैं, सेविंग लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स ग्लोबली जिनको कि डोनेटेड ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है, तो हम ट्रांसप्लांटेबल ह्यूमन ऑर्गन्स को ही बना सकेंगे एक बार जीनोम की पूरी स्टडी कर लेंगे। इंजीनियरिंग इम्यूनिटी टू वायरस इन सेल लाइन्स, सेल्स में इम्यूनिटी वो कर सकते हैं, इंजीनियर कर सकते हैं। कैंसर रेजिस्टेंस हम डेवलप कर सकते हैं सेल्स में। हाई प्रोडक्टिविटी कॉस्ट इफेक्टिव वैक्सीन हम डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद जो बायोमेडिकल रिसर्च में इसका बेनिफिट होगा, सिमिलर टू सीक्वेंसिंग एंड कंप्यूटेशन, DNA सिंथेसिस ये एक फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी है। HGP राइट ये एक्सेलरेट करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ साइंसेज, जैसे कि ये बेसिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू बेस थेरेपीज़, वैक्सीन्स, न्यू वैक्सीन्स को डेवलप करने में हेल्प करेगा। एनर्जी रिसोर्सेज, फूड्स, इन सब के लिए ये रिसर्च में डेफिनेटली हेल्प करेगा। इसके अलावा ये कॉम्पिटिशनल टूल्स विच अलाउ रीडिज़ाइन ऑफ एनी जीनोम, phenotypic screening platforms such as organoid cultures which allow characterization of performance of synthetic DNA, cheaper, more accurate and longer DNA synthesis and assembly ये possible हो पाएगा HGP राइट से। प्लस टारगेट डिलीवरी टू स्पेसिफिक सेल टाइप, जैसे कि स्पेशली कैंसर के टाइम में हमें टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूज़ करना होता है, तो वो भी इससे पॉसिबल हो पाएगा। इसके बाद एक 3 पेरेंट बेबी का ये चीज़ न्यूज़ में थी। ये जो 3 पेरेंट बेबी है ये एक न्यू टेक्निक है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। तो 3 पेरेंट बेबी का मतलब ये है, अगर हम इसमें देखें, एक तो ये बायोलॉजिकल मदर है, ये है बायोलॉजिकल फादर, और एक थर्ड मदर है जो कि अपना एग डोनेट करेगी। इसका मतलब ये है कि अगर जो मदर है वो माइटोकॉन्ड्रियल, उसमें फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रियल DNA हो, तो ये मदर का एग सेल है जिसमें कि फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रियल DNA है। इसमें जो मदर के जीन्स है एंड फादर का जो स्पर्म है वो फ्यूज़ होगा, तो ये पेरेंट्स के जीन्स वो इसमें से निकाल लिए जाएंगे, और ये एक मदर की जो डोनर मदर होगी जो अपना एग सेल डोनेट करेगी, जिसमें कि हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो इससे प्रॉब्लम जो है वो फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रियल DNA जो मदर में था वो अब हट जाएगा, क्योंकि यहाँ जो हेल्दी डोनर मदर का जो हम एग सेल यूज़ कर रहे हैं उसमें वो माइटोकॉन्ड्रियल, उसमें हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है। तो मदर्स एग विथ फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया DNA को उसको फर्टिलाइज़ किया जाएगा फादर के स्पर्म से लेबोरेटरी में। फिर जो पेरेंट्स के जीन है उसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा डोनर एग में। ये थर्ड मदर है जो डोनर एग है, ये थर्ड पेरेंट है जो डोनर अपना एग डोनेट कर रही है। इसके एग में हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है, तो पेरेंट्स के जीन्स को इसके हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया वाले एग में इम्प्लांट किया जाएगा, और फिर जो एम्ब्रियो डेवलप होगा वो वापस मदर में इम्प्लांट कर दिया जाएगा। तो रिजल्टिंग बेबी के 3 पेरेंट्स होंगे, एक तो बायोलॉजिकल मदर, एक बायोलॉजिकल फादर और एक ये डोनर मदर। तो इस तरह से ये 3 पेरेंट बेबी है, और ये मेनली माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए है। ये जो डिज़ीज़ है ये जनरली मदर से, अगर मदर के फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया हो तो मदर से चाइल्ड में ट्रांसफ़र होती है। जैसा कि मैंने कहा कि ऑर्गेनेल्स आर पास फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, अगर मदर में माइटोकॉन्ड्रियल अगर हेल्दी नहीं है तो ये म्यूटेशंस जो हैं ये उसमें
चिल्ड्रन में जा सकते हैं और वो इफेक्ट कर सकते हैं। तो म्यूटेशंस इन 37 जीन्स हाउस्ड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया कैन लीड टू फैटल इनहेरिटेड डिजीज़। तो इससे प्रॉब्लम ये है कि माइटोकॉन्ड्रियल अगर ये डिजीज़ अगर चाइल्ड में हो तो वो फैटल हो सकती है, वो ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करे, जैसे कि ब्रेन एंड मसल्स, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मेनली सेल में वो ऑर्गेनेल है जो एनर्जी जनरेट करता है, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही डिफेक्टिव हो तो उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है और वो फैटल इनहेरिटेड डिजीज़ भी बच्चे में हो सकती है। इसका कोई एज क्योर या कोई ट्रीटमेंट नहीं है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ का, इसीलिए इस तरह का ये 3 पेरेंट बेबी का कॉन्सेप्ट आया है, जिससे कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ जो है वो मदर से चाइल्ड में पास ऑन नहीं हो। most of her mitochondria function properly, so she doesn't have syndrome। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मदर है अगर उसमें फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया है तो हो सकता है उसको इफेक्ट नहीं करे, बट वो डिजीज़ जो है वो चिल्ड्रन में पास ऑन हो जाए और वो इनहेरिटेड डिजीज़ वो चिल्ड्रन के लिए फेटल हो सकती है। इसीलिए 3 पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो एग है वो एक डोनर मदर से लिया जाता है। कहते हैं कि एक 3 पेरेंट बेबी एक मिसनोमर है कि क्योंकि 3 पेरेंट बेबी मिसनोमर इसलिए है क्योंकि एक्चुअली जो डोनर मदर है इसके जीन्स ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। कई स्कॉलर्स का कहना ये है कि जो मेन जीन्स है वो बायोलॉजिकल फादर और बायोलॉजिकल मदर के ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इसलिए कई स्कॉलर्स को एक तरह से मिसनोमर भी कहते हैं। फिर ये चीज़ न्यूज़ में थी GM मस्टर्ड जो है एक टेक्निकल सब कमेटी बनी थी इंडियाज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग रेगुलेटर, उसने कंक्लूड किया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो वैरायटी है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, इसने कोई भी पब्लिक हेल्थ या सेफ्टी कंसर्न इससे नहीं है फॉर ह्यूमन बीइंग्स प्लस एनिमल्स। तो ये जो रिपोर्ट रिलीज़ करी गई थी रेगुलेटर ने, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, इसने सजेशंस लिए हैं लोगों से कि लगभग 30 दिन तक कि इससे GM जो ये मस्टर्ड है इससे क्या क्या पब्लिक हेल्थ या सेफ्टी कंसर्न्स हो सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए कि जो इस जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड में 2 प्रोटीन्स इंट्रोड्यूस किए हैं, उनका नाम है बार्नेज एंड बार्स्टर। इनको एक्सप्रेस किया गया है एट नेग्लिजिबल टू नॉन डिटेक्टेबल लेवल्स इन एडिबल पार्ट्स, और इनको डिराइव किया गया है फ्रॉम कॉमनली अकरिंग नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो इनको नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया से डिराइव किया गया है ये 2 प्रोटीन्स बार्नेज एंड बार्स्टर। तो इसको इंजीनियरिंग मेल्स स्टेरिलिटी इन प्लांट्स, तो मेल स्टेरिलिटी इंड्यूस करने के लिए प्लांट्स में उनके लिए इन 2 जीन्स को यूज़ किया जाता है। इंडिया में जो पूरा प्रोसेस है अप्रूवल का वो ये है कि पहले तो सजेशन फ्रॉम पब्लिक लिए जाते हैं, फिर उसको इवैल्यूएट किया जाता है बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की कोई भी बायो सेफ्टी से रिलेटेड इशू है या नहीं है। फिर उसके बाद कोई कंसर्न नहीं होता तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी डिसाइड करती है कि उसको रिकमेंड करे कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। फिर उसके रिकमेंडेशन के बाद वो अप्रूव होता है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से। इसी तरह से GM मस्टर्ड की तरह GM ऑल्टरनेटिव टू मोन्सांटो, ये भी चीज़ न्यूज़ में थी कि इंडियन साइंटिस्ट जो हैं वो इंडिजीनियसली ट्रांसजेनिक इवेंट्स कॉटन कल्टीवेशन में डेवलप कर रहे हैं ताकि हमें मोन्सांटो से सीड्स लेने की ज़रूरत नहीं हो। तो साइंटिस्ट एट दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, उन्होंने डेवलप किया है 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स। वो क्या इंसर्ट करना चाह रहे हैं, Cry1AC जीन। ये जो जीन है ये सॉइल बैक्टीरियम BT, जिसको कि हम BT कॉटन बोलते हैं। BT कॉटन का मतलब जो BT है वो बैक्टीरियम है बैसिलस thuringiensis, जिसमें से ये जीन ली जाती है, और ये जो जीन है ये टॉक्सिक है अमेरिकन बोलवर्म पेस्ट, इसके टॉक्सिक होती है ये जीन जो कि BT दैट इज़ सॉइल बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis से ली जाती है। ये जो इंडिजिनस जो हम GM डेवलप कर रहे हैं वो वाइट फ्लाई रेजिस्टेंट भी है, और ये डेवलप की गई है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। एंड साइंटिस्ट ने डेवलप किया है, आइसोलेट किया है एंड क्लोन किए एक जीन फ्रॉम एडिबल फर्म। इस फर्न से इसको आइसोलेट किया गया है। जो जीन है TMA12 ये एनकोड करती है एक प्रोटीन जो कि टॉक्सिक है वाइट फ्लाई के। तो ध्यान रखिएगा, एक तो है Cry1AC जीन जो कि सॉइल बैक्टीरियम BT दैट इज़ बैसिलस thuringiensis से ली गई है और ये टॉक्सिक है अमेरिकन बोलवर्म इंसेक्ट के। दूसरी है वो वाइट फ्लाई रेजिस्टेंट कॉटन, जिसमें कि एक जीन को आइसोलेट किया गया है एक एडिबल फर्न से। ये एडिबल फर्न जो है इसमें जो जीन जो आइसोलेट की गई है ये टॉक्सिक है
टू वाइट फ्लाई। तो इससे वाइट फ्लाई रेजिस्टेंट कॉटन हमने डेवलप की है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। ऑल्टरनेटिव टू बीटी कॉटन, तो पहली बात तो जैसा कि मैंने कहा कि हम ऑल्टरनेटिव क्यों बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने काफ़ी टाइम से ये इंश्योर कर रही है कि हम इंडिजिनस बीटी कॉटन बनाएं ताकि हमारा जो डिपेंडेंस है वो मॉन्सांटो से कम हो जाए। तो ये एक वायबल ऑल्टरनेटिव होगा टू करंट बीटी टेक्नोलॉजी। ये करंट बीटी टेक्नोलॉजी जो है वो लार्जली हम फॉरेन कंपनी मायको मॉन्सांटो बायोटेक इंडिया लिमिटेड इससे लेते हैं। अभी जो ऑल्टरनेटिव हमने बनाया है ये जॉइंट कोलैबोरेशन है CSIR और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। तो बीटी कॉटन क्या है? बीटी कॉटन एक GM क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जो कि इंसेक्टिसाइडल जीन्स जिसमें होते हैं सोर्स फ्रॉम सॉइल बैक्टीरियम बैसिलस थुरिंजिसिस, और जो जीन है वो टॉक्सिक होता है कॉटन पेस्ट के। सिर्फ GM क्रॉप या GM कॉटन ही है, बीटी कॉटन ही है जो कि अंडर GM क्रॉप इंडिया में लीगली अलाउड है। एट प्रेजेंट इंडिया में इसके अलावा और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अलाउड नहीं है। GM फूड क्रॉप्स जैसे कि ब्रिंजल और मस्टर्ड वो एडवांस स्टेजेस में है रेगुलेटरी क्लियरेंसेस के, बट बीटी कॉटन इंडिया में अलाउड है। एडवांटेजेस GM क्रॉप्स की क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एक बार हम ये देख लेते हैं। जो एग्रीकल्चर प्रोसेस है वो इको फ्रेंडली बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने जीन ही इस तरह से इंसर्ट कर दिया उसमें जो कि पेस्ट के टॉक्सिक होगा, तो हमें एडिशनली पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, वाटर ये यूज़ नहीं करना होगा। एनवायरनमेंट कंटामिनेशन नहीं होगा, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन नहीं होगा, यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्रीकल्चर रन ऑफ में जो जनरली रिवर्स में चला जाता है वो चीज़ें नहीं होंगी। जीन टेक्नोलॉजी कैन बी सोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड हंगर, तो उससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ फूड कम हो जाएगी। जीन मॉडिफिकेशन से इम्यूनिटी और इनबिल्ड वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं हम लाइफ स्टॉक और ह्यूमन बॉडी के लिए। GM टेक्नोलॉजी से हम वैसे क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं जो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो और सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स हो। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो GM फूड पर रिलाई करते हैं फॉर मेडिसिन, एग्जांपल इंसुलिन फॉर डायबिटीज़। प्लस इसमें एक वाइडर सिलेक्शन होता है ऑफ ट्रेड्स फॉर इम्प्रूवमेंट, तो जो भी हमें प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड हम उसमें ट्रेड्स इंड्यूस कर सकते हैं। एंड GM फूड से हम उसको फूड को फोर्टिफाई भी कर सकते हैं, हंगर की प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। तो हमने जैसा देखा कि बैसिलस थुरिंजिसिस ये एक कॉमन बैक्टीरिया होता है सॉइल में, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इससे वो जीन निकाली जाती है जो कि टॉक्सिक होती है पेस्ट के। फिर उसके बाद इंडिया में इंट्रोडक्शन बीटी कॉटन का 2002 में हुआ था। फरवरी 2010 में गवर्नमेंट ने मॉरेटोरियम इम्पोज कर दिया था बीटी ब्रिंजल के कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। तो अभी फ़िलहाल देखें तो GM क्रॉप में बीटी कॉटन ही है जो लीगली अलाउड है। तो GM क्रॉप्स के हमने एडवांटेजेस देखे, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि GM क्रॉप्स जो हैं वो नॉन GM क्रॉप्स को कंटामिनेट कर सकते हैं और इससे एक तरह से मोनोक्रॉपिंग फैसिलिटेट होगी, इससे बायोडाइवर्सिटी कम होगी क्योंकि को एग्जिस्टेंस जो है GM और नॉन GM क्रॉप्स का पॉसिबल नहीं है। अब जो पोलन्स हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक बाय वे ऑफ विंड एंड इंसेक्ट्स। तो ह्यूमन एरर एंड क्यूरियोसिटी और सिंपली रेगुलर फार्मिंग प्रैक्टिसेस ऑल्सो हेल्प सीड टू स्प्रेड। तो इससे भी जो ये पोलन्स है अगर ये काफ़ी दूर तक स्प्रेड करते हैं तो ये जो इंडिजिनस सीड्स हैं जो फार्मर्स जनरली हर साल उगाते हैं, इंडिजिनस सीड्स उनको थ्रेट कर सकते हैं। GM क्रॉप्स इससे डिपेंडेंस जो है कॉरपोरेट सीड सप्लाई प्लस फॉरेन डिपेंडेंस हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि जैसा हमने देखा कि मायोको मॉन्सांटो जो है उस पर हम डिपेंडेंट रहते हैं GM सीड्स के लिए। मोर देन 80% ऑफ स्मॉल स्केल फार्मर्स इन इंडिया टुडे सेव देयर ऑन फार्म प्रोड्यूस सीड्स फॉर नेक्स्ट सीजन। तो अगर हम देखें कि अभी 80% जो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं वो अपनी खुद की इंडिजिनस सीड्स पर रिलाई करते हैं, बट अगर ये GM क्रॉप्स पूरा डोमिनेट करेंगे तो वो अनटिल अनलेस हम इंडिजिनसली बनाएं तब तक हमें फॉरेन डिपेंडेंस ज़्यादा होगा अगर GM क्रॉप्स को यूज़ करते हैं। फार्मर्स समटाइम्स डू दिस बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाय न्यू सीड्स, क्योंकि GM क्रॉप्स जो हैं वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो रिलेटिवली महंगे होंगे, हमें फॉरेन डिपेंडेंस उससे जनरली बढ़ेगा। प्लस सीड शेयरिंग जो है इंडिया में एक कल्चरल नॉर्म भी है, तो एक तरह से ट्रेडिशनल आस्पेक्ट जो है वो भी अफेक्ट होगा। GM क्रॉप्स में एक प्रॉब्लम है कि इसमें एक टर्मिनेटर एंड ट्रेटर टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती है। टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि टर्मिनेटर सीड्स जो हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं जो कि जिसमें कंडीशन ये होती है कि जो प्लांट्स हैं
वो ग्रो करते हैं तो वो एक स्टेराइल सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, वो सीड्स जो कि अगले सीज़न में जर्मिनेट नहीं करेंगी। तो इससे वो टर्मिनेटर सीड से सिर्फ एक बार ही प्लांट्स को उगाया जा सकता है, उससे जो सीड्स बनेगी वो स्टेराइल सीड्स होंगी। तो इसका मतलब ये है कि फार्मर्स को बार बार फॉरेन कंपनीज़ पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ट्रेटर टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जब जो वो जीएम क्रॉप्स को यूज़ करते हैं तो उनको कुछ सर्टेन केमिकल्स से स्प्रे करना पड़ता है, तो इससे वापस जो है हमारा डिपेंडेंस फॉरेन कंपनीज़ पर बढ़ेगा। अब ये केमिकल्स को स्प्रे करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये केमिकल्स के स्प्रे करने से ही उसमें जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं उनको स्विच ऑन या ऑफ किया जा सकता है बाय यूजिंग स्पेशल केमिकल्स। तो ट्रेटर टेक्नोलॉजी एंड टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी, इन दो टेक्नोलॉजी के थ्रू वो एक्चुअली हमारा डिपेंडेंस जो है, फार्मर्स का डिपेंडेंस जो है वो फॉरेन कंपनीज़ पर ज़्यादा होगा। अगर इन ट्रेटर टेक्नोलॉजी को नहीं यूज़ करें तो वो जीएम क्रॉप जो होती है वो हो सकता है कि वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो। इसके बाद जीएम क्रॉप्स पेटेंटेड है और जो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस हैं वो लगभग 100% ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी पेटेंट्स को ओन करती है। और ये कंपनीज़ जो है वो इंश्योर करती है कि उनके पेटेंट्स के थ्रू वो ब्लॉक करे रिसर्च को, और जो भी उनके इंटरेस्ट को सूट नहीं कर रहा या जनरली वो इंश्योर करेंगी कि हर साल उनको फार्मर से प्रॉपर बेनिफिट मिले। जीएम क्रॉप्स फेवर इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर सिस्टम। अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में जो पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी है फार्मर्स के पास वो लेस देन 2 हेक्टेयर है फॉर मोर देन 80% ऑफ फार्मर्स। तो जो मैक्सिमम फार्मर्स हैं उनके पास काफ़ी कम लैंड है। तो उसमें अगर हम देखें कि मोनोक्रॉपिंग, मैकेनाइजेशन, एक्सटर्नल इनपुट्स पर रिलाई करना, लार्ज फार्म्स, ये चीज़ें इतनी प्रोमिनेंट नहीं हैं। ये सिर्फ लगभग 2% ऑफ फार्मर्स जो है इंडिया के, उन्हीं के पास पॉसिबल है। तो मगर जीएम क्रॉप्स जो हैं वो इस तरह का एग्रीकल्चर सिस्टम फेवर करते हैं। तो ये कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं जीएम क्रॉप्स के। कहते हैं कि जीएम क्रॉप्स हंगर रिड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि हंगर की प्रॉब्लम जो है इंडिया में वो नॉट ड्यू टू लैक ऑफ फूड है, लैक ऑफ फूड के कारण नहीं है, वो रादर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड है, प्लस इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड में काफ़ी करप्शन है, प्लस जो पुअर परचेजिंग पावर है पॉपुलेशन की बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। इन 2 रीजंस के कारण हंगर की प्रॉब्लम है, ना कि लैक ऑफ फूड के कारण। प्लस अभी कई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि जीएम क्रॉप्स का कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है ह्यूमन हेल्थ पर। तो जब तक ये पूरी तरह से प्रूव नहीं हो जाता कि जीएम क्रॉप्स पूरी तरह से सेफ़ है ह्यूमन हेल्थ के लिए, तो ये कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जीएम क्रॉप्स कैन पोज अ थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ। तो अब इसमें करा क्या जा सकता है कि फेयर ट्रेड और इम्प्रूव फूड प्रोसेसिंग हो, इम्प्रूव्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फार्मर्स के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फार्मर फ्रेंडली क्रेडिट स्कीम्स हो, लो कॉस्ट इरिगेशन सिस्टम हो, ताकि हम जो हमारा इंडिजिनस जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसी को ही हम रिवाइव करें। रूरल ट्रेनिंग दी जाए टू शार्पन द स्किल्स ऑफ लोकल फार्मर्स, तो लोकल फार्मर्स की स्किल्स को हर टाइम अपग्रेड किया जाए इन फूड प्रोडक्शन एंड फूड प्रोसेसिंग। इसके बाद ये चीज़ न्यूज़ में थी, फर्स्ट ह्यूमन जेनेटिक एडिटिंग ट्रायल। चाइना के साइंटिस्ट ने ये परफॉर्म किया है फर्स्ट वर्ल्ड जेनेटिक एडिटिंग ट्रायल ऑन ह्यूमंस इन 2016 टू फाइंड अ क्योर फॉर लंग कैंसर। तो लंग कैंसर के क्योर के लिए एक जीन एडिटिंग ट्रायल फर्स्ट टाइम ह्यूमन पे परफॉर्म किया गया है। ये है क्या? ये जीन एडिटिंग कैरी किया जाता है CRISPR-Cas9, ये टेक्निक है। इस टेक्निक के थ्रू जीन एडिटिंग होता है। अब जो CRISPR है इसका फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ये एक कलेक्शन है डीएनए सीक्वेंसेस का, जो कि साइंटिस्ट को अलाउ करता है कि वो सेलेक्टिवली एडिट कर सके जीनोम पार्ट्स को और उनको रिप्लेस कर सकें न्यू डीएनए स्ट्रेचेस से। तो ध्यान रखिएगा, ये जो CRISPR है ये कलेक्शन है डीएनए सीक्वेंसेस का, जो कि साइंटिस्ट को अलाउ करता है कि वो सेलेक्टिवली जीनोम पार्ट्स को एडिट कर सकें और उनको रिप्लेस कर सकें विद न्यू डीएनए स्ट्रेचेस। जो Cas9 है इसमें ये एक एंजाइम है जो कि एडिट कर सकता है डीएनए को, अलाउइंग द ऑल्टरेशन ऑफ जेनेटिक पैटर्न्स। तो ये एक एंजाइम है और ये जो है वो एक कलेक्शन ऑफ डीएनए सीक्वेंस है। तो ये जो CRISPR है ये डायरेक्ट करता है Cas9 को कहाँ कट करना है और कहाँ
पेस्ट करना है। तो इसको कैसे वर्क करेगा ये, डॉक्टर्स जो है पहले टी सेल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे लंग कैंसर पेशेंट से एंड फिर उसको एडिट करेंगे, फिर एडिटेड सेल्स को वापस मल्टीप्लाई किया जाएगा लेबोरेटरी में और फिर उसको रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा पेशेंट्स की बॉडी में। फिर जो रीइंट्रोड्यूस करी जाएंगी टी सेल्स वो एक्सपेक्टेड है कि वो ट्यूमर सेल्स को अटैक करें। तो इस तरह की जो टेक्निक है वो ऑलरेडी यूके में अप्रूव की गई है और ये चाइनीज़ साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम लंग कैंसर के क्योर के लिए फर्स्ट ह्यूमन जेनेटिक एडिटिंग ट्रायल किया है। फिर ये न्यूज़ में था बायोटिक किसान एंड कैटल जीनोमिक्स। ये दो चीज़ें थी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किए 2 फार्मर सेंट्रिक इनिशिएटिव्स जिनका नाम है बायोटिक किसान एंड कैटल जीनोमिक्स। तो बायोटिक किसान अगर हम देखें कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क है। ये फार्मर्स के लिए बाय फार्मर्स एंड फॉर फार्मर्स। इसका मतलब ये है कि एक तो फार्मर्स के लिए और फार्मर्स के पार्टिसिपेशन से है। तो फार्मर्स के लिए बायोटिक किसान ये एक फार्मर सेंट्रिक स्कीम है लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जहां साइंटिस्ट जो है वो वर्क करेंगे इन सिंक विथ फार्मर्स, उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए एंड उनके राइट सॉल्यूशंस निकालने के लिए। बाय फार्मर्स का मतलब ये है कि ये कंसल्टेशन विथ फार्मर्स फार्मर्स की कंसल्टेशन से ही डेवलप की जाएगी। बायोटेक किसान जो है ये लिंक कर रहा है फार्मर्स को, साइंटिस्ट को, साइंस इंस्टीट्यूशंस को अक्रॉस द कंट्री कि हम जो प्रॉब्लम है फार्मर सेंट्रिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सके एक कोऑपरेटिव मैनर में। एम्पावर करेगा ये वुमेन को, जैसे कि स्कीम इंक्लूड्स महिला बायोटेक किसान फेलोशिप। इसमें ट्रेनिंग एजुकेशन दी जाएगी फार्म प्रैक्टिसेस से रिलेटेड वुमेन फार्मर्स को। ये सपोर्ट भी करेगा वुमेन फार्मर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, उनके अगर कोई स्मॉल एंटरप्राइज होंगे उनको एक तरह से ग्रास रूट इनोवेटर बनाने के लिए उनको ट्रेन किया जाएगा प्लस एजुकेट किया जाएगा। कनेक्ट ग्लोबली, बायोटेक किसान जो है वो फार्मर्स को कनेक्ट करेगा बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस से। ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी वर्कशॉप में इंडिया में प्लस अदर कंट्रीज़ में। एंड हब्स एंड स्पोक एक मॉडल इसमें यूज़ किया जाएगा। हर इन ईच ऑफ दीज 15 रीजन, जो भी 15 रीजन में सेलेक्ट किए गए उसमें हर रीजन में एक फार्मर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी जो कि एक हब की तरह एक्ट करेगी, जो कनेक्टेड होगी डिफरेंट साइंस लैब से, जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और साइंस लैब, इनसे वो कनेक्टेड होगी। तो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक तरह से हब एक्ट करेगा एक रीजन में और इसमें 15 रीजन सेलेक्ट किए गए हैं। हब विल रीच आउट टू फार्मर्स। अब ये जो हब है ये फार्मर्स तक पहुँचेगा उस रीजन में और कनेक्ट करेगा फार्मर्स को साइंटिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन से। इसके बाद जो दूसरी हमने चीज़ देखी थी, एक तो हमने देखा बायोटेक किसान एंड दूसरा कैटल जीनोमिक्स। तो कैटल जीनोमिक्स जो है इसमें जो गवर्नमेंट का मेन एम है कि हमें जो जेनेटिक हेल्थ है कैटल की उसको इम्प्रूव करना है थ्रू जीनोमिक सिलेक्शन। तो जीनोमिक सिलेक्शन से इंश्योर हम कर सकते हैं कि हाई यील्डिंग, डिजीज़ रेजिस्टेंट एंड रेजिलियंट लाइफ स्टॉक डेवलप हो। तो हमें जो जेनेटिक हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना है। अब इसमें जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स की फ्रॉम ऑल रजिस्टर्ड कैटल ब्रीड्स ऑफ इंडिया। तो इसमें काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा और प्रॉपर जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स की। प्रोग्राम में एनविसेज एक ये चीज़ भी कही गई है कि डेवलपमेंट ऑफ हाई डेंसिटी डीएनए चिप्स, इनको भी एनविसेज किया गया है। इससे कॉस्ट जो है एंड टाइम इंटरवल वो कम हो जाएगा फॉर फ्यूचर ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, प्लस इससे जो प्रोडक्टिविटी है इंडिजिनस कैटल की वो एनहांस हो जाएगी। तो हमने देखा बायोटेक किसान एंड कैटल जीनोमिक्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने लॉन्च किए हैं। डीएनए टैगिंग ऑफ कॉन्विक्स, ये चीज़ न्यूज़ में थी कि आंध्र प्रदेश जो है उसने एक लेजिस्लेशन ड्राफ्ट किया है जिससे कि कलेक्शन स्टोरेज ऑफ जेनेटिक फिंगरप्रिंट्स एक सेंट्रलाइज डेटाबेस में रखा जाएगा और इससे ऑफेंडर्स को ट्रैक किया जा सकता है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है। इससे एक लिंक इस्टेब्लिश होता है बिटवीन बायोलॉजिकल एविडेंस एंड सस्पेक्ट इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो थ्रू अ लेबोरेटरी टेक्निक हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू क्रिमिनल्स को प्रॉपरली ट्रैक कर सकते हैं, ऑफेंडर्स को ट्रैक कर सकते हैं। ये पैटर्निटी इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ की जा सकती है, सीड स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑथेंटिसिटी ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को की ऑथेंटिसिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए और मेडिकल डायग्नोसिस के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अगर हम देखें तो केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है हर किसी के डीएनए का ऑलमोस्ट सेम होता है, बट डिफरेंस जो होता है बिटवीन पीपल एंड एनिमल की जो ऑर्डर होता है बेस पेयर्स का, वो मेन डिफरेंस होता है। कहते हैं कि ट्विंस का ऑलमोस्ट सेम डीएनए हो सकता है, बट हर पर्सन का वो आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है वो सीक्वेंस ऑफ दिस बेस पेयर, ये सीक्वेंस जो है वो डिफरेंट होता है।
तो इसको आइडेंटिफाई किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो ये एक टेक्नोलॉजी होती है आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम सर्टेन रिपीटिंग सीक्वेंस इन देयर डीएनए। तो डीएनए के सीक्वेंस जो डीएनए में जो बेस पेयर का सीक्वेंस होता है उसको एक्चुअली ट्रैक किया जाता है। ये एक टेक्नोलॉजी है VNTR, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। इससे इसको किया जाता था पहले, अब VNTR की जगह STR जो कि स्मॉल टैंडम रिपीट्स को यूज़ किया जाता है। इसमें PCR मशीन यूज़ करते हैं। आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें सीक्वेंसिंग ऑफ बेस पेयर को आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि ये सीक्वेंसिंग ऑफ बेस पेयर का ही मेन डिफरेंस होता है बिटवीन डिफरेंट पीपल। इसका मेन जो यूसेज है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वो इन चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है, पैटर्निटी इस्टेब्लिश करने के लिए, सीड स्टॉक के लिए, ऑथेंटिसिटी ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए एंड मेडिकल डायग्नोसिस के लिए। इसके बाद एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी राइस वैरायटी, ये अभी डेवलप की है आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने 2 राइस वैरायटी डेवलप की है जिनका की नाम है रंजीत सब 1 एंड बहादुर सब 1। ये एक्सटेंशन ऑफ रंजीत एंड बहादुर वैरायटीज़ बीइंग यूज्ड बाय फार्मर्स करंटली इन आसाम। तो आसाम में ऑलरेडी जो राइस वैरायटी यूज़ होती है वो है रंजीत एंड बहादुर वैरायटी। अभी इनकी 2 सब वैरायटीज़ को आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इससे बेटर यील्ड होंगी अंडर सबमर्ज कंडीशन, क्योंकि आसाम में जनरली फ्लड प्रोन कंडीशंस रहती हैं और स्पेशली आसाम में जो बराक वैली है उसमें जो सबमर्ज कंडीशन रहती है उसके अंदर इनको बेटर यील्ड प्रोवाइड करने के लिए इन 2 राइस वैरायटीज़ को डेवलप किया गया है। ये जो आसाम स्टेट जो मैंने पहले भी कहा ये प्रोन है फ्लड्स के, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग मानसून सीजन। फिर एक जेलेटर करके एक कंपाउंड है जो डेवलप किया गया है रिसर्चर्स एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुवनंतपुरम जो कि केरला में है। ये जो कंपाउंड है ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, क्योंकि ये कंपाउंड डेवलप किया गया है रिकवर करने के लिए मरीन ऑयल स्पिल्स को विद अ सिंपल एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। अब इसमें एक चीज़ ये है कि ये पार्टली तो हाइड्रोफोबिक होगा, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग, और पार्टली वो हाइड्रोफिलिक होगा, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो जिलेटर फाइबर्स बनाएगा और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि डिफ्यूजन हो इनटू ऑयल लेयर। तो अगर हम देखें कि ये जो जिलेटर है ये एक ऑयल का सेमी सॉलिड मिक्सचर बना देगा फ्रॉम एन ऑयल वाटर मिक्सचर। तो ये सेमी सॉलिड मिक्सचर जो है इसको ईजिली सेपरेट किया जा सकेगा। इस तरह का ये जिलेटर कंपाउंड है जो कि IISER तिरुवनंतपुरम ने डेवलप किया है और ये मेनली मरीन ऑयल स्पिल्स को रिकवर करने के लिए एक सिंपल एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। ये एक पाउडर फॉर्म में होता है जो कि ईजिली पाउडर फॉर्म में अप्लाई किया जा सकता है ओवर ऑयल स्पिल्स। तो इससे एनवायरमेंटल डैमेज भी नहीं होगा और इसको काफ़ी बार रीयूज़ किया जा सकता है। फिर एक लास्ट न्यूज़ है RIDL टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है रिलीज ऑफ इंसेक्ट्स कैरिंग डोमिनेंट लीथल जीन टेक्नोलॉजी। तो जैसा कि हमने डेंगू चिकनगुनिया में देखा था कि हम उनके मॉस्किटोज़ एडिस इजिप्टी मॉस्किटो को मारने के लिए या तो हम केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं या फिर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गेम्बूजिया फिश के बारे में मैंने बताया था। इसके अलावा एक और टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं RIDL टेक्नोलॉजी। इसमें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो को इंट्रोड्यूस करेंगे एनवायरनमेंट में जो कि सप्रेस करेगा वाइल्ड फीमेल एडिस इजिप्टी मॉस्किटो की पॉपुलेशन को। ये एडिस इजिप्टी की मॉस्किटो जो है फीमेल वाली जो मॉस्किटो है वो एक्चुअली ट्रांसमिट करती है डेंगू चिकनगुनिया या जीका वायरस। तो अगर हम देखें कि हम वाइल्ड मॉस्किटो, ये नेचुरल केस में होता है, वाइल्ड मॉस्किटो ये फीमेल मॉस्किटो मेट करती है वंस इन देयर लाइफ टाइम। सिंगल फीमेल मॉस्किटो जो है वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स वो ले करती है। अगर हम RIDL का कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो जो फीमेल मॉस्किटो है वो मेट करेगी RIDL वाले मेल के साथ। अब ये जो सिंगल फीमेल है कैन ले हंड्रेड्स ऑफ एग इन हर लाइफ स्पैन, बट जब वो मेट करेगी RIDL वाले मॉस्किटो के साथ तो होता ये है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मेल जो है वो एडिस इजिप्टी मॉस्किटो कैरिंग अ डोमिनेंट लीथल जीन। तो इसमें एक लीथल जीन होता है। जैसे ही ये मेल GM मॉस्किटो ये मेट करेगा वाइल्ड फीमेल मॉस्किटो के साथ तो ये जो लीथल जीन है ये पास ऑन हो जाएगा ऑफ स्प्रिंग में। तो वो ऑफ स्प्रिंग जो लार्वा की स्टेज में होगा तभी वो मर जाएगा क्योंकि इसमें लीथल जीन है। सिंस मेल मॉस्किटो डू नॉट बाइट ह्यूमंस, तो मेल मॉस्किटो तो ह्यूमंस को बाइट करते ही नहीं हैं। तो अगर हम GM मेल मॉस्किटो इंट्रोड्यूस भी कर दें एनवायरनमेंट में तो इससे ह्यूमन पर रिस्क नहीं होगी। तो इससे हम डेंगू की, चिकनगुनिया की और जीका वायरस की रिस्क को कम कर सकते हैं एक लीथल जीन उसमें इंट्रोड्यूस करके। GM मॉस्किटो से फीमेल मॉस्किटो को मेट करा के उसमें एक लीथल जीन इंट्रोड्यूस कर देंगे जो कि ऑफस्प्रिंग को मार देगी बिफोर इट रीचेस एडल्टहुड।
तो ये हमने हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं। थैंक यू।